बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन, जबकि मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद होते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में वजाहत खान हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से हरमीत सिंह। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अदनान गिलानी, जिनसे हम करेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स पर बात, ब्लड इश्यूज़ पर बात। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जब मैं ऑफिस आ रही थी हर तरफ ग्रीनरी थी, हर तरफ फूल थे, हर तरफ पौधे थे। वजह एक मौसम में तब्दीली और एक अच्छा एहसास जो है वो इन पौधों को देखकर पैदा होता है। अच्छा, ये कुदरती चीज़ है, जब मौसम में तब्दीली होती है तो आपके मिजाज पे भी इसका असर होता है और मिजाज में भी तब्दीली आती है। आप देखें, मैं वो पत्ते फूल पौधे पहनकर भी आ गई। वो लग रहा है कि मिजाज के साथ आपकी शख्सियत में भी तब्दीली जो है नजर आ रही है। और हाँ। लेकिन ये डॉक्टर साहब हकीकत है कि जब अब वेदर चेंज होता है तो मौसम तब्दील होता है, आपका मिजाज भी तब्दील होता है और बहार में हर चेहरा खिला खिला सा महसूस होता है। आज तो हरमीत भी बड़े गुलाब के फूल बने हैं। मुनीजे पत्ते और वो बन गई और मैं देखो पूरा गुलाब बन गया है। हाँ जी। वरना आगे पीछे आप वो गोभी के फूल बने होते हैं, आप बाहर आई है और माशाल्लाह बड़े खिलखिलाता हुआ चेहरा नजर आ रहा है हरमीत आपका। अच्छा, हम हमेशा ही खिलखिलाते रहते हैं, बस तुम्हारी परेशानी मुझे रहती है। हरमीत और वजाहत, मैं आप दोनों को एक बात बता दूं, चेहरों पर मुस्कुराहटें अपने भी रहनी चाहिए और दूसरों के भी लानी चाहिए। ऐसे में एक फाउंडेशन है, सुंदस फाउंडेशन, जो इस सिलसिले में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है। वो बच्चे जो जिनको ब्लड चेंज करना होता है, इस बारे तो ज़्यादा अभी डॉक्टर अदनान ही बेहतर बता सकेंगे। उनका ब्लड कुछ वक्त के बाद तब्दील होना होता है, ब्लड डोनेशंस की जाती हैं लोगों की जानिब से। और जब हम जैसे लोग जो बिल्कुल सेहतयाब हैं, ठीक ठाक हैं, जब उन बच्चों के पास जाएंगे, उन्हें ब्लड देंगे, तो इससे उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आएगी और उनके घर वालों के जिंदगी में भी बहार आएगी। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर अदनान, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब, ब्लड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं और जिन बच्चों का मैंने जिक्र किया, थैलेसीमिया वाले बच्चे, उनके एहसासात और जज्बात क्या होते हैं जब उनको ब्लड चेंज होना होता है? मासूम से छोटे छोटे से तो वो बच्चे होते हैं। जी देखें, आपने जिस तरह स्टार्टिंग में जिक्र किया थैलेसीमिया का, तो थैलेसीमिया खून के डिसऑर्डर्स हैं। तो इसके साथ सुंदस फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर तकरीबन 6000 के करीब रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं जो खून की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए, जो खून की डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला है, जिसमें ओबियसली थैलेसीमिया सर फहरिस्त है। इसके अलावा हीमोफीलिया है, ब्लड के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं। होता ये है कि बात हो रही थी बाहर की, तो बच्चे आपको पता है फूलों की तरह होते हैं। और एक बच्चा जो थैलेसीमिया का शिकार हो, जब वो उसके वालिदैन को इस बारे में पता चलता है कि उनके बच्चा जो है वो पीला पड़ रहा है, उसके अंदर खून की कमी है, और ये पता चलता है कि वो थैलेसीमिया का शिकार है और सारी ज़िंदगी वो दूसरों के खून के ऊपर ज़िंदा रहेगा। तो आप सोचें कि वो मुरझाया हुआ फूल जब सुंदस फाउंडेशन आता है और आके उसको हम लोग खून का उसको इंतकाल करते हैं, एक एक कतरा उसके जिस्म के अंदर जाता है, तो वो बच्चा दोबारा से खिलखिला जाता है, उस चेहरे पे दोबारा से बहार आ जाती है। तो ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी नॉर्मल पर्सन को भी देखें, किसी ऐसे इंडिविजुअल को जो चलता फिरता नज़र आ रहा है लेकिन उसका चेहरा थोड़ा सा पीला है, तो वो आपको मुरझाया हुआ फील होगा। लेकिन जब आप उससे सवाल जवाब पूछें कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है और वो आपको ये बता दे कि मैं थैलेसीमिया से सफ़र कर रहा हूँ और मुझे हर 10 से 15 दिन के बाद एक बोतल खून की लगानी पड़ती है, और ये सिलसिला जो है मेरी 3-4 माह की उम्र से शुरू हुआ हुआ और सारी ज़िंदगी वो दूसरों के खून के ऊपर ज़िंदा रहेगा, तो आप सोचेंगे किस तरह का एक मामला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन में हम लोग इन बच्चों का इलाज मुआवजा बिला मुआवजा कर रहे हैं। ना सिर्फ ऐसे मरीज़ जिनको लाल खून की ज़रूरत है, बल्कि तमाम वो भी पेशेंट्स जिनको खून का कोई भी बाई कंपोनेंट या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो एक बोतल से निकाल के उनको लगाया जा सकता है, वो सुंदस फाउंडेशन में हम लोग इनको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कितने इस वक्त डोनर्स आपके पास मौजूद हैं? बच्चों की तादाद क्या है थैलेसीमिया में मुब्तला जो बच्चे हैं, और किस तरह आप अरेंजमेंट करते हैं? डोनर्स कितने हैं और इन बच्चों के लिए कितने दिन के बाद ज़रूरत पड़ती है ब्लड चेंज करने की? लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थैलेसीमिया का पेशेंट जो है वो 3 से 4 माह की उम्र में थैलेसीमिया मेजर डायग्नोज हो जाता है। अच्छा। अब वो 3 से 4 माह की उम्र में डायग्नोज हो गया, जो ब्लड वो अपनी मदर से लेकर आया हुआ है वो कंज्यूम होकर बॉडी में ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली ब्लड का टाइम पीरियड इतना ही होता है। अब उसके बाद जब वो डायग्नोज हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेंट है।
अब वो सारी ज़िंदगी उसको इंतकाल खून रहेगा तो वो ज़िंदा रहेगा। जहाँ तक सवाल रहा रजिस्ट्रेशन का, सुंदस फाउंडेशन के पास तो ऐसे तकरीबन 6000 के करीब रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि पाकिस्तान में हर 500 में से एक बर्थ थैलेसीमिया के साथ हो रही है। इसी तरह के कुछ और डिसऑर्डर्स भी हैं जिनमें हीमोफीलिया है, जिसमें ब्लड प्रॉपर तरीके से क्लॉट नहीं हो पाता है, इनको वाइट सेल्स या प्लाज्मा या क्रायो प्रेसिपिटेट्स लगते हैं। इसके अलावा आपने डेंगू में सुना होगा प्लेटलेट्स, वो भी प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट्स के भी हमारे पास पेशेंट्स मौजूद हैं। जहाँ तक सवाल है ब्लड डोनेशन का, तो ब्लड डोनेशन हमारी वॉलंटियर्स के थ्रू ही होती है। जितने वॉलंटियर्स हैं वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, या वो स्टूडेंट कम्युनिटी जो हमारे साथ ताउन करती है। इस्लामाबाद स्टूडियो से हरमीत सिंह भी शामिल गुफ्तगू होना चाह रहे हैं। जी हरमीत। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब से पूछना ये चाहूँगा कि एक तो ये बताइएगा कि एक तो इस थैलेसीमिया की जो, क्योंकि बच्चों में हम देखते हैं कि इस्लामाबाद या जिधर भी हम जाए तादाद बढ़ती जा रही है, वजूहात क्या हैं, और दूसरी बात यह है कि इनमें जो सेहतयाब होने की जो रेशो है वो कितनी है, या इनको उमूमन पूरी ज़िंदगी जो है अगर जब तक ज़िंदा है तब तक ही ब्लड लगाने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है? देखें, इसको जो कहते हैं कंप्लीट तरीके से इसकी क्योर तो अवेलेबल नहीं है। हल तो इसका यही है जो कि ट्रांसफ्यूजन है, यानी जस्ट लाइक ए व्हीकल के आप उसमें फ्यूल डालते रहें तो वो चलती रहती है, इसी तरह से इंसानी बॉडी के अंदर भी ब्लड लगता रहेगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है परमानेंट क्योर का, दैट इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो एक तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली, और सेकेंडली ये है कि उसके लिए पहला सिबलिंग जो है वो प्रेफर करते हैं 100% मैच्ड कि उसके अंदर से बोन मैरो निकाल के इसके अंदर डाल दिया जाए ताकि वो बच्चा जो है वो हेल्दी तरीके से उसकी बॉडी ब्लड बना सके। लेकिन उसके अंदर ये है कि जिसको आम ज़ुबान में मैच कहते हैं, दैट इज़ आप ये समझ लें वो बहुत मुश्किल है, यानी 70-80% तो अपने पहले बहन भाइयों में से ही मैरो मैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो बच्चा ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाता, और वो खुद भी ऐसा रिस्क लेने से ये ऑप्ट करते हैं कि वो सारी ज़िंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पे ही जिंदा रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मेरा वहाँ चक्कर लगता था फाउंडेशन में तो मुन्नू भाई तब हयात थे। जी जी। और वो बच्चों का ख्याल एक वालिद की तरह ही रखते थे। exactly. और बच्चों में तहाइफ तकसीम करना, उनमें किताबें लाना, खाने पीने की चीज़ें, या जो बच्चे पसंद करते हैं वो ना सिर्फ यहाँ बल्कि कराची में भी कुछ फाउंडेशंस हैं, सर्वर फाउंडेशन भी है, उमर सना फाउंडेशन भी है, जो और दीगर भी होंगी जो आपको तो पता ही होंगी, लेकिन वहाँ पर जो बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है प्यार मोहब्बत का, उससे बच्चों में जो एहसास आता है, जो फीलिंग आती है, वो कैसी होती है? देखिए, जब कोई भी पेशेंट किसी ऐसे माहौल के अंदर जाएगा जहाँ उसको अपने जैसे मरीज़ नज़र आएंगे, और वो ऑब्वियसली एक किसी को छोटा सा बुखार हो जाए, थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो एक ऐसा पेशेंट जिसको ये पता है कि वो खून की इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला है, जहाँ पे सिर्फ उसका इलाज मुआवजा खून नहीं है बल्कि उसके साथ सैकड़ों ऐसी दवाइयाँ हैं जो उसको सारी ज़िंदगी खाना पड़ेंगी, तो वो ज़ाहिर है बहुत डिप्रेस हो जाता है। लेकिन सुंदस फाउंडेशन एक ऐसा इदारा, जहाँ आपने नाम लिया मुन्नू भाई का, तो मुन्नू भाई जब तक ज़िंदा रहे वो इन बच्चों को कहते थे कि मुझे इन बच्चों से जन्नत की खुशबू आती है, तो वो उनके साथ बैठ के सारा दिन गुजारते थे, सुबह से लेके रात तक वहीं बैठे रहते थे। और कुछ बच्चे जो उनके हाथों में पैदा हुए, फिर यहाँ आना शुरू हुए, फिर जवान हुए और सोसाइटी को अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं कि उनको सर्विसेज ऐसी मुहैया की जा रही हैं कि वो पेशेंट जो है वो बाकी नॉर्मल लोगों के जो है शाना बशाना चल रहे हैं। तो मुन्नू भाई उनको देख के बहुत खुश होते थे और एक वालिद की तरह उनके सर पे हाथ रखते थे। आपने जैसे सुंदस विज़िट किया हुआ है या हमारी डिफरेंट ओल्ड कोई क्लिप्स वगैरह देखें तो उसमें आपको मुन्नू भाई नज़र आएंगे कि वो बच्चों के अंदर ही टाइम स्पेंड करते थे। अभी हमारे प्रोग्राम में भी हम विजुअल्स चला रहे थे जिसमें बेगम सरवर बच्चों में फल तकसीम कर रही हैं, तहाइफ तकसीम कर रही हैं। ये देखें, इन बच्चों के साथ अगर ये प्यार का रवैया रखा जाए तो ये तो खिलखिला उठते हैं, इनके चेहरे खिल जाते हैं, और यही वो प्यार है बिल्कुल। जो वैसे हम इनको मुनीज़ा, दे जिस सकते तरह हैं। आपने बात की कि जब तक अपनाइयत आप देंगे तो जाहिर बात है वो भी थोड़े रिलैक्स होंगे, बीमारी इस किस्म की जो बीमारी है उनको ऐसी केयर देनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना ये चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इस वक्त पाकिस्तान का कितना नंबर आता है, कौन से नंबर पे हम हैं कि थैलेसीमिया की जो पेशेंट की तादाद है वो ज़्यादा या कम है? और वजूहात की मैंने बात की तो लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम किया था कज़न मैरिज के हवाले से, तो उसमें ये बात जिक्र किया था डॉक्टर साहब ने कि उसकी इससे रिलेटेड जो है ये थैलेसीमिया के पेशेंट वो भी ज़्यादा ये वजूहात है कि कज़न मैरिज ज़्यादा होते हैं। थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा।
जी देखिए, होता ये है कि दो कैरियर अगर आपस में शादी कर लें तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि हर प्रेगनेंसी में आने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर से इफेक्टेड होगा। अब कैरियर का मतलब ये है कि वो दोनों खुद तो बीमार नहीं कहलाते, लेकिन उनके जिस्म के अंदर इस तरह के जीन्स मौजूद हैं जो आगे ट्रांसफ़र हो जाएं तो थैलेसीमिया मेजर आ सकता है। अच्छा। अब हमारी कंट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली शादी से पहले कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। अगर कपल में से किसी एक का भी थैलेसीमिया का टेस्ट करा लिया जाए और ये पता चल जाए कि वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार नहीं है, तो दूसरे वाले पार्टनर की करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एक थैलेसीमिया माइनर का शिकार है तो दूसरे पार्टनर का भी करवाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बच्चे जो हैं वो आने के 25% चांसेस हैं। जहाँ तक बात रही कज़न मैरिजेस की, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी कोई भी शादी के बंधन में बंधने जा रहा है तो उसमें जो कज़न है वो ही थैलेसीमिया से इफेक्टेड होगा। ये थैलेसीमिया माइनर जो है वो किसी भी दूसरी फैमिली से हो सकता है, किसी भी दूसरी ज़ात से हो सकता है, लेकिन ये है कि शादी से पहले किसी भी जोड़े का टेस्ट करवाना लाजिम है इस बीमारी से बचाव के लिए। और एक बात ये ज़रूर है कि एक फैमिली में अगर एक थैलेसीमिया माइनर का शिकार मौजूद है तो इसका मतलब है उस फैमिली में बहुत सारे थैलेसीमिया माइनर के शिकार मौजूद हैं। तो शादी से पहले उनके लिए तो टेस्ट मैंडेटरी कर देना चाहिए जिसमें थैलेसीमिया पहले से है। कौन सा टेस्ट है वो डॉक्टर साहब? वो टेस्ट कहलाता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत कॉमन सा टेस्ट है। सुंदस फाउंडेशन ऐसा DNA के लेवल का टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहा है, ना सिर्फ अपने रजिस्टर्ड पेशेंट्स को बल्कि बाहर भी जितने लोग हैं पब्लिकली जो हमें ब्लड डोनेट करते हैं या वो तमाम नहीं भी व्यूअर्स करते। जो हमें अभी देख रहे हैं, इस टेस्ट का नाम आप दोबारा बता दें। जी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो इजीली अवेलेबल है, और इसके अलावा DNA म्यूटेशनल एनालिसिस भी है जिसको आप मजीद अगर इसको डिग आउट करके अपने बारे में म्यूटेशन जानना चाहते हैं तो वो भी की जा सकती है। सही, ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, कोरोना का जो मामला था वो बहुत ज़्यादा लोग उसकी लपेट में आ गए थे और जब ब्लड इश्यूज आ रहे थे तो प्लाज्मा की तलाश में भागे भागे जा रहे थे। वो क्या था, उसको किस तरह से देखा जाता है? देखें, होता ये है कि इस प्रोसेस को पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं हमारी ज़बान में। जब किसी को कोरोना, अब तो अवेयरनेस आ गई है इतनी, हर बंदे को पता है कि कोरोना क्या चीज़ है, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाए और उससे वो निकल आए, उसके सिम्टम्स वगैरह चले जाए तो उसके जिस्म में ओबियसली एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो ऐसा बंदा जो सफ़र कर रहा है ये हेल्प करती हैं क्योंकि उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी मौजूद होती है। तो हम उसकी बॉडी के अंदर उसका प्लाज्मा डिराइव करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। उससे ये होता है कि वो फाइट करती हैं उसके अगेंस्ट, यानी वो इन्वेडर्स उनके साथ बाइंड कर लेती हैं ताकि वो मजीद रेप्लिकेट ना करे, तो उसको इतनी मोहलत मिल जाती है। मैं ऐड करना चाहूँगी, हमने ये देखा है कि वो जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे उन्होंने नोट बनाना शुरू कर दिए थे, तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां से वो प्लाज्मा जाकर ले सकें और उन्हें ह्यूज अमाउंट ना पे करनी पड़े, किसी की ज़िंदगी बच जाए? देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसके अंदर सबसे पहले तो ये कि कोई कोरोना सर्वाइवर है तो वो अपने आप को बहुत लकी फील करता है कि वो कोरोना से बच गया है। और ओबियसली हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेशन इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। पूरी हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है उसमें से अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन 1% भी ब्लड डोनेट कर दे तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतना है नहीं, और ख़ास तौर पे जो कोरोना से रिकवर हुए हैं, मैं कई दफ़ा देखता हूँ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें लोग अपने लिए पोस्ट करते हैं, लेकिन हाँ कुछ चंद लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो डोनेट करते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल आपने किया कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि थैलेसीमिया की जो आपने बात की कि सुदस फाउंडेशन उनकी केयर करता है उन बच्चों की, लेकिन ये भी बताइएगा कि और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसको ज़्यादा जो पेशेंट है आपके यहाँ वो एडमिट है उनका भी ख्याल रखा जाता है, तो इस बारे में बताइएगा। देखिए, सेकंड जो डिज़ीज़ है हमारे पास वो हीमोफीलिया है, जो कि जिसकी प्रेवलेंस यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा है और उस पर इतना कोई काम नहीं हो रहा। उसमें ये है कि कोई ऐसा पेशेंट जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर एक कैस्केड है जिसके मुताबिक ब्लड क्लॉट होता है, उसमें अगर उसका फैक्टर 8 या 9 मिसिंग है तो वो हीमोफीलिया बन जाता है। हीमोफीलिया का मतलब है कि उसके जिस्म के अंदर खून के वो ज़रात पूरे मौजूद नहीं जो खून को जमाने में मदद करते हैं। तो ऐसे मरीज़ को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर किसी भी जिस्म के रास्ते से किसी किस्म का कोई कट लग जाए, दब लग जाए, तो खून उसी रास्ते से सारा बह जाएगा। तो ऐसे मरीज़ को खून रोकने के लिए बर वक्त प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, और वो प्लाज्मा ब्लड से ही ड्राइव होता है, या वो ड्राइव फैक्टर की ज़रूरत होती है जो उसके जिस्म में डेफिशिएंट है। ऐसे पेशेंट भी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिनको एक वक्त में 5-5, 6-6 बैग प्लाज्मा के लग जाते हैं, या वो फैक्टर्स लग जाते हैं जो बड़े कॉस्टली हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये एक बहुत बड़ी मिथ बनी हुई है हमारी सोसाइटी में किसी हद तक लोगों के अंदर कि और जिस तरह ये थैलेसीमिया के बच्चे हैं इनको ज़रूरत होती है ब्लड डोनेट की, मतलब इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं खुद काफ़ी दफ़ा डोनेट कर चुका हूँ, बाकी हमारे दोस्त वगैरह करते रहते हैं, लेकिन अक्सर बाज़ लोगों से जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो वो ये कहते हैं, शायद समझते हैं कि ब्लड डोनेट करने से उनकी हेल्थ पे कोई असर पड़ेगा या वो वीक होंगे। तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से भी आप बताइएगा कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं
ये आपके लिए भी अच्छा है। एक तो आपके जिस्म की ज़कात तो है ही, उसके साथ साथ आपकी बॉडी के, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, ब्लड डोनेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है कि वो एक हेल्दी एक्टिविटी कहलाती है। इसमें किसी किस्म का फियर या इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग थोड़े से फोबिक होते हैं ब्लड के कलर से या नीडल के डर से ब्लड डोनेट नहीं करते, लेकिन अगर आप ऐसे इदारे जैसे सुंदर फाउंडेशन में विजिट करें और जाके देखें कि आपका ब्लड आपके लिए एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे इदारे जो इस पे काम करेंगे, या वो हर वो शख्स जिसको खून की ज़रूरत है उसको उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। अब एक हेल्दी बॉडी जो है उसके अंदर तकरीबन 5.5 लीटर ब्लड होता है, और नेचर ने हमारे जिस्म के अंदर 500 ml रिजर्व रखा होता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर जिस्म के किसी रास्ते से थोड़ा बहुत खून बह भी जाए तो आपने देखा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी वजह यही है कि हमारी जिस्म में हम वो हेल्दी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे अंदर इतना ब्लड मौजूद है। तो वो वाला ब्लड अगर आप किसी को डोनेट कर देते हैं तो उससे आपके बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं आ जानी, प्रोवाइडेड कि आपकी हेल्थ ठीक हो, आपका पहले हीमोग्लोबिन लेवल ठीक हो, आपको कोई ऐसी इलनेस ना हो, तो आप किसी भी जगह पर जाके हर 3 माह के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इससे किसी किस्म का आपके जिस्म को ना तो कमी आनी है, ना ही आपकी बॉडी ऑर्गन कोई डैमेज होगा, बल्कि एक हेल्दी एक्टिविटी है। आपका जो ब्लड डोनेशन वाला बंदा है वो उससे बहुत बेहतर होता है जो बंदा ब्लड डोनेट नहीं करता। यही बात जरूरी, बल्कि मुनीज़े अक्सर हम अपने फ्रेंड्स को जब कहते हैं तो बल्कि वो पेरेंट्स बुरा मान जाते हैं कि यार हमारे बच्चे को ब्लड के लिए पहले ही बहुत कमजोर है, तो ये पेरेंट्स भी इसमें जो है इस मामले में समझते हैं कि शायद ये नुकसानदेह है बॉडी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब जो आपने बात की है, मैं चाहूंगी कि ये पब्लिक को एक बार दोबारा बताई जाए कि अगर आप अपना ब्लड डोनेट करेंगे, किसी के लिए जिंदगी का सबब बनेंगे, तो इससे आपकी सेहत भी बेहतर हो रही है, और जैसा वजाहत ने भी कहा ये आपके जिस्म की ज़कात है। आपसे आखिरी बात ये जानना चाहूंगी कि ब्लड कैंसर भी हो जाता है, इससे रिकवरी के कितने चांसेस हैं? देखिए, ब्लड कैंसर्स तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, AML है, ALL है। ये ब्लड कैंसर का जो प्रोसेस है वो अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस है। जब किसी को डायग्नोज होता है तो उसकी टाइप पता करते हैं, फिर उसके बाद उसको कीमोथेरेपी होती है, उसके सेशंस लगते हैं, फिर उसके बाद जाके वो उसकी कहीं उससे जान छूटती है, या समटाइम्स उसका रिलैप्स भी हो जाता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर है, लेकिन ये है कि जो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको इस सारे डायग्नोसिस के बाद ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो पॉइंट वही आ जाता है कि जब तक ब्लड डोनेशंस नहीं होंगी तो ब्लड कैंसर हो या वो थैलेसीमिया हो या कोई भी दूसरा डिसऑर्डर हो, उन सारे डिसऑर्डर्स को ब्लड अगर नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान गिलानी कि आप यहाँ आए हमारे प्रोग्राम में और आपने की और लोगों को ये पैगाम दिया कि कितना ज़रूरी है। अपने लिए तो हम जिंदगी जीते ही हैं, लेकिन अगर हम किसी और के लिए सबब बन जाएं तो ये कितनी अच्छी बात है। तो वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। पब्लिक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और अब हम बात करेंगे कि मुल्क में मौजूदा सूरत हाल क्या है, आगे क्या हो सकता है, हुकूमत वक्त के लिए क्या डिसीजंस लेना ज़रूरी है, और अपोजिशन या फिर PDM कहाँ स्टैंड करिए। इन तमाम पर बात करने के लिए माहिर इल्म हाँ आसिफ महमूद साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हर लम्हा लगता है ऐसे है, सियासी तज्जियाकार ये कहते हैं हुकूमत आज गई, हुकूमत कल गई, तो ज़रूरी है ऐसे में। अगर हम टीवी देखें तो हमें कुछ इसी तरह के फीलिंग्स आ रही होती हैं कि अब क्या हो गया या अब क्या होने जा रहा है, कुछ होने वाला है। हमेशा ये सस्पेंस सा रहता है। हरमीत से भी पूछे ना, उसको क्या लगता है। हरमीत, आप भी सियासी माहौल में रहते हो, टीवी या न्यूज़ या न्यूज़ में रहते हो, शहर इक़्तिदार में, तो क्या दिल कहता है कि क्या हो सकता है, जानना चाहोगे? हलचल तो हमेशा रहती है, कभी अपोजिशन का दाव लगता है तो कभी हुकूमत का, लेकिन हम अपना तजिया जो है अपने न्यूज़ के ज़रिए, अपने ज़राए के ज़रिए देते हैं, और हमारे जो पालमिस्ट है, जो नजूमी भाई हैं, उनका अपना एक इल्म का सिस्टम है, तो उसके ज़रिए वो इन्फॉर्म करते हैं, गाए बगाए बताते हैं कि क्या मामला आगे क्या होंगे। तो मेरे ख्याल में हर एक का अपना एक तरीक़ाकार है, उसी तरीके से वो लगा है। और ज़ाहिर बात है कि जो एक्सपीरियंस है हमारा उनके साथ उठना बैठना, वहाँ से जो सियासी माहौल है उसको जज करना, उस जज करने के ज़रिए हम आगे हमारे जो ऑडियंस है उनको बताते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में वक्त सीधा जाते हैं हमारे साथ। एक सोर्स आपके पास होता है और एक सोर्स इल्मे नजूम रखने वालों के पास होता है। तो आसिफ महमूद साहब के पास चलते हैं बिला ताखीर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आसिफ साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आज फिर मौका दिया। आसिफ साहब कहते हैं कि सहाफ़ी अपने ज़राए जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता। आपसे अगर आपके ज़राए पूछे जाएं कि आपको ये सब खबरें कहाँ से आती हैं और आपको हर बात कैसे पता चल जाती है, तो क्या आप बता देंगे? इल्मे नजूम ही इनका है। एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि जो गायब का इल्म है ये अल्लाह ताला के पास होता है, किसी इंसान के पास नहीं होता, ना ही हमारे पास। ये एक इल्म है, इल्म की हद तक आप इस पे बिलीव कर सकते हैं।
लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि जो हमने कह दिया वो इस तरह अटल होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन सर आसिफ साहब कथा कलामी की माजरत, अक्सर मुनीज़े हमने ये देखा है कि इनकी प्रिडिक्शन बड़ी एक्यूरेट होती हैं, बड़ा अच्छा? हाँ, अक्सर आसिफ साहब की प्रिडिक्शंस हमने देखी हैं पास के अंदर सर बड़ी आपकी हकीकत से करीब तर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, इसी आसिफ साहब यही हमारा सवाल भी आज आपसे यही है कि जिस तरह आप देख रहे हैं हुकूमती मामलात क्या हैं, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, तहरीके एतमाद जो है वो उसके लिए हफ्ते वाले दिन कल यानी कि ये होने जा रहा है सारा मामला। आपकी जो है आपका इल्म नजूम इस बारे में क्या कहता है, हुकूमत मुद्दत अपनी पूरी करेगी, 2023 तक ये हुकूमत बरकरार रहेगी? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा 2-3 महीने पीछे लेके जाऊं कि जब ये नया साल शुरू हुआ था, अच्छा, तो मैंने आपके चैनल पे भी और दूसरे चैनल्स पे भी यही कहा था कि इमरान खान साहब के लिए ये मार्च का जो महीना है ये काफी टफ होगा 2021 का। तो मार्च मार्च में सर्वाइव कर गए तो फिर ये अपनी हुकूमत कंप्लीट करेंगे जो भी इनकी मुद्दत है, लेकिन मार्च इनके लिए काफी मुश्किल आपने देख भी लिया होगा। अब हमारे सामने पिक्चर तो नहीं होती, हमने तो अकॉर्डिंग टू स्टार्स इनकी पोजीशन देख के बताना होता है, उसमें हमारा अंदाजा होता है। जो हमें नजर आया था कि मार्च इनके लिए काफी मुश्किल महीना है और नुकसान का अंदेशा नहीं है, लेकिन इनको काफी सारी मुश्किलात नजर आएंगी। जहां तक इनका अदम एतमाद वाला मामला है उसमें मुझे इमरान खान साहब सुरखरू होते नजर आते हैं, उसमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन मजीद इनके लिए ये मार्च का महीना परेशानियों का महीना है, उसमें थोड़ा इनको एहतियात करनी होगी। अलबत्ता हुकूमत का जो अभी जाने का इरादा कोई नहीं। अच्छा, मुझे नहीं नजर आ रहा कहीं पे कि आसिफ साहब खत्म हो रही हो फौरी तौर। आसिफ साहब चले, आपकी बात तो वक्त के साथ साबित हो जाएगी। ये बता दें कि कोरोना ने जाना है कि नहीं, अवाम बहुत परेशान है। कोरोना का जी कोरोना का भी हमने पहले भी अर्ज किया था, ये इंशाल्लाह जून तक ये सारे मामलात के लिए कोरोना का वैक्सीन का भी मैंने पहले कहा था मार्च तक आ जाएगी। उस वक्त मेरे साथ बाकी जो दोस्त वगैरह बैठे थे वो काफी मजाक भी उन्होंने बनाया। मैंने कहा था मार्च तक वैक्सीन आ जाएगी, तो वैक्सीन आ भी गई, मार्च से पहले आ गई और जून तक इंशाल्लाह कंप्लीट जो हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगी। और जो कोरोना का है आसिफ साहब, अगर हम देखें तो महंगाई है, लोग परेशान हैं बढ़ती महंगाई की वजह से, और गुर्बत भी ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी भी ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा, एक तो हमारी मईशत के हवाले से कि क्या बेहतरी के आसार नज़र आते हैं, और दूसरी बात ये कि जो ब्लॉक्स बन रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की जो बहाली है, तो पाकिस्तान को कितनी कामयाबी होगी सिफारती सतह पर? जी, ये जब भी नया साल शुरू होता है तो हम ये सारी चीजें देखते हैं, आलमी हालात को भी मद्देनजर रखा जाता है हमारे जायचे में। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है पहले की निस्बत काफी बेहतर इम्प्रूव होती नजर आ रही है, और हमारा जो इत्तेहाद होगा स्पेशल इस्लामी ममालिक के साथ और बाकी चाइना के साथ हमारा काफी मजबूत होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले की निस्बत ज्यादा खुशहाल तरक्की होगी। एक देखें, रातों रात तो कुछ चीज भी नहीं होती। ठीक है आसिफ साहब, आपकी जानिब दोबारा आएंगे, लेकिन हरमीत वही बात कि मुआशरत बेहतरी की जानिब जा रही है, बेहतर होंगे, चीन के साथ भी राब्ते जो हैं वो बेहतर किए जाएंगे। वजाहत, मैं तो ये चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर बाद हम आसिफ साहब से दोबारा ये पूछें कि PSL जो डिले हुई है वो कब होने जा रही है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट तो बहुत खुश थे, बहुत पुरजोश थे कि 100% व्यूअरशिप होगी जब मैच लाहौर में होगा, जब फाइनल होगा, जब सेमीफाइनल होगा, और उससे पहले 15 मार्च को भी जो कवानीन थे उसमें नरमी आने। अच्छा, इसके साथ आसिफ साहब ने हमें नाउमीदी में एक उम्मीद दी है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं तो वो परेशान ना हो, और आसिफ साहब की अक्सर प्रेडिक्शन सही होती हैं। अच्छा। तो अब जो मुल्की हालात हैं, यकीनन मुनीज़ एक परेशानी की सूरत हाल तो है, मुश्किलात भी हैं, महंगाई भी है, और हुकूमत के हवाले से आज PTI के लोग जो है ना बहुत खुश होंगे कि आसिफ साहब ने कह दिया है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, और हुकूमत जो है मार्च का महीना जो है हुकूमत के लिए मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मेरा मुनीज़ आसिफ साहब से ये सवाल है, आसिफ साहब ये जो हुकूमत की मुश्किलात हैं ये मार्च तक ही महदूद रहेंगी, या आप समझते हैं मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई इसमें भी मुश्किलात का सामना रहेगा इस हुकूमत को, कि आगे जाके हालात बेहतर होंगे? जी, मार्च इमरान खान साहब के लिए मार्च का महीना जो है ये थोड़ा मुश्किलात का है। मैंने ये आपने शायद फॉलो नहीं की मेरी बात, मैंने अर्ज किया है कि अगर ये मार्च में सर्वाइव कर जाते हैं तो आगे इनका काफी स्मूथ नजर आता है, हुकूमत भी पूरी करेंगे।
मार्च अलबत्ता इनके लिए काफी टफ है, लेकिन ये आप ये बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि इनको हुकूमत जा रही है या इमरान खान साहब जो है अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की जो सीट है उससे आसिफ साहब खान साहब के हवाले से तो बात हो गई कि ये मार्च का महीना मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन हमारे दो नौजवान लीडर, नौजवान मरियम ऐसी अपने आप की फिटनेस ऐसी रखी है कि नौजवान ही कह देंगे लेकिन और मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब के को फ्यूचर में मुस्तकबिल में कौन वज़ीर आज़म बनने की जो है दौड़ में होगा और किसको ज़्यादा जो है चांसेस है उसके बनने के वज़ीर आज़म? ये वो तमाम सवालात हैं जो हम नए साल का, जब नया साल शुरू होता है तो सब चैनल्स पे यही सवाल किए जाते हैं। जो ज्यादा इम्कान देखें, हमारी तो हमने देखना ये होता है कि किसका जो बस चार्ट के मुताबिक 17 अरूज पर है उसमें जो काफी बेहतरी आगे नजर आ रही है वो बिलावल साहब की नजर आ रही है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि मरियम साहिबा की या हमजा साहब की सियासत से बिल्कुल आउट हो जाएंगे या बिल्कुल पीछे चले जाएंगे, उनका किरदार रहेगा। लेकिन अगर फ्रंट फुट पे देखते हैं तो बिलावल साहब। अच्छा, आपकी बात पे चले, फिर मैं यही कहूंगी कि वक्त आएगा तो देखेंगे। लेकिन आसिफ महमूद साहब, आप ये भी बता दें कि पीएसएल क्योंकि पोस्टपोन हो चुका है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ये पोस्टपोन हुआ है, तो कब तक देख रहे हैं कि ये वापस आ जाएगा, प्लेयर्स वापस आएंगे और खेल दोबारा आबाद होगा? मेरा ख्याल है आसिफ साहब से कर लेना चाहिए। करते हैं, मैं चाह रही हूँ कि जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, पहले इसका जवाब। हाँ जी जी, ये मैंने कल ही जायचा बना के देखा था, इसमें अगस्त तक तो कोई इम्कान नहीं है। अगस्त से आगे, अगस्त टू दिसंबर के बिटवीन बिल्कुल चांसेस हैं दोबारा जो बाकी इनके मैचेस हैं या बाकी पीएसएल का जो जितना भी इवेंट है इंशाल्लाह अगस्त टू दिसंबर के बिटवीन कंप्लीट होता नजर आता। ठीक, चलिए सर, अल्लाह करे ये इवेंट जो है खुश आसिफ साहब पीएसएल की बात चल रही है। सरफराज हरमीत एक मिनट रुक जाएं, आपसे मुतल्लिक सवाल है ऑन लाइटर नोट। आसिफ साहब, हरमीत अभी मरियम नवाज और बिलावल के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। हमारे बहुत अच्छे एंकर हैं, हमारे कोलीग हैं, बहुत अच्छे अजीज हैं। हरमीत के फ्यूचर के बारे में बताइएगा। अक्सर हरमीत को दूसरी शादी के हवाले से जो है ना बड़ी हरमीत के बारे में भी आसिफ साहब थोड़ा अपना इल्म नजूम जरा जायचा बना के बताइएगा सर। वो उनका मुझे डेट ऑफ बर्थ आप प्रोग्राम के बाद भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको भेज देता हूं। डन 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 हो गया, ठीक है, ये आपको भेज देंगे लाजमी। आसिफ साहब बताइएगा, अगर हम सरफराज की बात करें, बहुत मुश्किल का सामना इस वक्त, रिजवान भी टफ है, सामने उसको टफ पोजीशन दे रहा है, तो मुस्तकबिल में कैसे देखते हैं कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अपनी जगह बना सकेंगे? इंशाल्लाह सही। अच्छा आसिफ साहब, पीपल्स पार्टी और ख़ासतौर पे नून लीग जिस तरह आप देख रहे हैं बहुत सी मुश्किलात का शिकार रही है नून लीग। अभी भी नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, और पीएमएलएन के फ्यूचर के बारे में आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? क्योंकि मरियम नवाज तो फ्रंट फुट पे खेल रही हैं। नवाज शरीफ साहब की सियासत आप देखते हैं कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा होंगी या वो पाकिस्तान वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आएंगे जी, अल्लाह ताला उनको वापस भी लाए और अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे। मैंने ये पहले भी ये अर्ज की थी कि ये जो हमारे दो साहिब हैं, एक मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और मोहतरम नवाज शरीफ साहब, इनको सबसे ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ये 2021 में। तो नुकसान तो अलबत्ता नहीं होगा, लेकिन उनकी सेहत के मामला काफी उलझते नजर आते हैं। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब जो वापसी है उनका, वो मुझे 2022 में होती नजर आती है, 2021 में वापसी फिलहाल मुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपने वक्त में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली, ये भी कि क्रिकेट जो है वो पीएसएल दोबारा कब रिवाइव हो सकता है, जो कोरोना के मामलात हैं उसमें नरमी कैसे आएगी और हुकूमत के क्या मामलात हैं, नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, वो तमाम सवाल जो हर किसी के दिल में हैं, दिमाग में हैं, आसिफ साहब ने सबका जवाब दे दिया। और हमारी ये दुआ भी है कि मुनीज़ जो प्रेडिक्शंस आसिफ साहब ने की हैं, अल्लाह ताला उनको इसी तरह जो है रखे और इसी तरह ही हालात हों जिस तरह आसिफ साहब ने बताया है कि मुल्क की मुआशी हालात भी ठीक होंगे। नहीं, और मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि जो भी चीज़ें ठीक हैं या बेहतर हैं, बेहतरी की जानिब जा सकती हैं, वो हो जाएं। आसिफ साहब की एक अपनी राय है, एक अपना इल्म नजूम है, लेकिन जो तो हमारी ये होनी चाहिए ना, अच्छे की उम्मीद तो रखनी चाहिए। पाकिस्तान के हक में बेहतर है, यहाँ के रहने वालों के हक में बेहतर है, हम तो इसीलिए दुआगो हैं। अभी हम चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और करेंगे दीगर मौज़ूआत पर बात। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक पब्लिक। और बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ साथ हमारी सकाफत का हिस्सा बन जाती हैं, इनमें एक चरखा भी है। अच्छा, ये सकाफत का हिस्सा तो है ही है, हमारी तारीख का भी हिस्सा है और हाँ। ये अब नापैद होता जा रहा है। लेकिन खिराज तहसीन की मुस्तहिक हैं वो ख़वातीन जिन्होंने अभी तक इस सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। ये महफिलों की रौनक भी है। हरमीत, आप कभी किसी ऐसी महफिल में गए हो जहां आपने चरखा देखा हो या उस पर धागा बनता हुआ देखा हो? ना चरखे के हवाले से नहीं, पहले तो मैं इसकी थोड़ी तारीख बताएं आप। माशाल्लाह बहुत पुराने हैं। 1234 में पहली बार ये इस्तेमाल हुआ। जी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सब तक, दोनों तक? जी जी, आवाज आ रही है हरमीत, आप बताइएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था चरखे के हवाले से, यानी सकाफत के हवाले से ये एक बहुत बड़ी हमारे सकाफत के साथ जुड़ी है। और साथ साथ में अगर बात करूं 1270 में चीन में इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की, अगर हम पाक व हिंद की बात करें, आपको याद होगा जब बरसगीर में अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी जा रही थी एक तवील, तो आश्रम, जितने भी गांधी के जितने भी आश्रम थे उसमें चरखे का इस्तेमाल होता था। और अगर हम लाइटर मूड में जाएँ तो वो हमारे बड़े ही मशहूर सिंगर है कमाल के अतुल्ला खान ईसा खिलवी साहब ने भी एक वो गाया था कि चरखे दी मीठी मीठी खूब हरमीत गुनगुना के बताएं, ऐसे नहीं चीजें हैं वैसे चरखे के हवाले। हरमीत बड़े सुरीले हैं। हरमीत, आपको गुनगुनाना पड़ेगा। ओ, मैं मेरे ख्याल में आवाज मुनीजे की ज्यादा मीठी है तो मजा आ जाएगा। नहीं हरमीत, आपकी भी आवाज अच्छी है। मैंने तो आपको ऑप्शन दे दिया ना, ऑप्शन मैंने दे दी और आप गुनगुनाए अभी। नहीं, आपको गुनगुनाना पड़ेगा। क्या आपने बताया था अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का, क्या था वो लाइन, दोबारा बताइएगा जरा। अच्छा, सुर में सुना दे हरमीत, सुना दे सुर में। अच्छा ठीक है, आप मत गुनगुनाएं, लेकिन आप 2 दफा ये लाइन रिपीट करें विदाउट फंबल। अच्छा ठीक है। चरखे दी मीठी मीठी खूब माया मैनू याद आंदी है। आपको पता नहीं क्या कुछ याद आता है, वो याद आ गया। लेकिन मुनीज़े एक और चीज, हरमीत, मैं एक और चीज, हमारी जो घरों में माएँ बहनें बैठी हैं, बच्चियां हैं, जो मैं थोड़ा सा मुझे ना माजी में जाने दें। हम आपको जाने देंगे जहां भी आप जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कम्युनिकेशन का, यानी एक दूसरे को खबर फैलाने का भी एक जरिया बनता था गाँव में। हाँ जी, मतलब यहाँ की बात वहां पहुंचानी है तो चरखे को जो सायेदार दरख्त होता था ना, जो कान पे बैठनी थी खवातीन, तो एक दूसरे को ये बोलती थी कि भैया फलाने का बेटा उधर चला गया, उसका ये होगा, उसका वो, तो ये सारी कम्युनिकेशन यहाँ से होती थी और पूरे गांव में फैलती थी। अच्छा। तो मेरे ख्याल में वैसे ये मुनीज़े हरमीत के दौर में भी चरखे की बड़ी अहमियत रही है। हरमीत, आज कम से कम हमें ये पता चल गया, माशाल्लाह काफी पुराने हैं, वरना ये अपने आप को बड़ा जवान प्रिटेंड करते हैं, तो इनकी बातों से लग रहा है कम से कम आपने दूसरी जंग अजीम अपनी आंखों से लाजमी देखी है। तो आगे बढ़ते हैं मुनीज़े, चरखे की बात करते हैं। चरखा इतना जिक्र हो गया तो क्यों ना पहले कोट अद्दू से हमारे नुमाइंदे ने इसका खुसूसी पैकेज तैयार किया, वो देख। लेकिन अगर देखा जाए पैकेज तो बहुत खूबसूरत था। वजाहत और हरमीत, हम देखें तो डेली एक्टिविटीज़ में सोशलाइजेशन कम हो गई है, तकरीबन खत्म ही हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हम तमाम लोगों को सेल फोन्स पर एंगेज कर दिया और हम है। साथ बैठ के भी एक साथ नहीं होते। तो इस चरखे से कम इस चीज़ का बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ है कि चरखा वाकई में एक ऐसी चीज़ है ये कि जहाँ पे आप मिल बैठ सकते हैं, अपनी गपशप कर सकते हैं। और आज के दौर में मर्द हज़रात गपशप कर सकते हैं, लेकिन खवातीन ने तो धागा बनाना है ना। खवातीन ने करना। अच्छा हरमीत, चरखे की जिस तरह आपने बात की पुराने होने की, तो मेरा जिस गांव से ताल्लुक है ना, तो उसमें मुझे आज भी याद है कि खवातीन वो तंदूर शाम को लगता था एक घर में, तो पूरी खवातीन वहां पे इकट्ठी हो जाती थी। और जिस तरह मुनीज़े ने कहा कि अब सेल फोन आ गया है भाई, यार एक बंदा सोशल मीडिया में बिजी है, कोई जो है एक दूसरे को कोई टाइम नहीं दे रहा है। तो ये एक खूबसूरत दौर था जो मैंने देखा है 90s में, कमाल का ये दौर था। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि चरखे के हवाले से जब भी जहेज दिया जाता था तो इसमें लाजमी जुज होता था चरखे के हवाले से। तो ये बड़ी खूबसूरत यादें हैं, वैसे हमने तो देखी है। और वजाहत तो अभी का बच्चा है, कल का बच्चा है, तो शायद कि हम हरमीत के बारे में कोई बात करें। हरमीत ठीक है, मिल बैठने का एक और बहाना है, वो मूवीज हैं, तो हम क्यों ना आज के प्रोग्राम में ट्रेलर शामिल करना चाहते हैं। और ये मूवी रिलीज होने जा रही है 2022 में। तो पहले हम बैटमैन का ट्रेलर, और ये है एक अमेरिकन सुपर हीरो पर मबनी मूवी जिसे डायरेक्ट किया है मैट रीव्स ने। ये रिलीज होने जा रही है 4 मार्च 2022 में। और इसकी कास्ट में रॉबर्ट पैटिसन है और दीगर वो
जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। कौन सा दोबारा नाम बताइएगा? रॉबर्ट पैटिसन। रॉबर्ट पैटिसन, ये बड़ी जबरदस्त मूवी है। बिल्कुल, हम उन सबकी उनकी दीगर मूवीज भी देख चुके हुए हैं, वो और भी मूवीज में नुमाया किरदार अदा कर चुके हैं। ये भी मैं बता दूं कि ये मूवी हरमीत से पूछने को क्या नाम है, रॉबर्ट पैटिसन क्या है, हरमीत बता दें। वजाहत रहने देना, आप हरमीत से ये पूछ लेते हैं कि हरमीत आप ये मूवी हॉलीवुड देखेंगे? फिल्में बड़ी कम देखता हूँ, मुझे ज्यादा वैसे पंजाबी मूवीज का बड़ा शौक है। कौन कौन सी देखी हैं? खुल के बात करनी चाहिए, बड़े कम ही देखता हूँ और बड़े कम एक्टर का जो एक्ट्रेस या एक्टर है उनके नाम मुझे याद है। चलिए तो ठीक है, जरा आप ही बता दें हमारे ठीक है, पब्लिक को। सबका अपना अपना ज़ौक है, हरमी मूवीज देखता है, रऊफ साहब ये वेलकम बैक पब्लिक। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नजम मजारी साहब, हु इज़ एन ऑर्गेनिक एक्सपर्ट, अरोमा एक्सपर्ट, जो कि खुशबुओं के ज़रिए इलाज रेकमेंड कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक फूड हमारे लिए कितना हेल्दी है और उसका इनटेक कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को ऑन बोर्ड करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बताएं, मजारी साहब जी जी माजरत के साथ सबसे पहले इनसे ये पूछ लेते हैं कि ये एरोमा थेरेपी नजम साहब है क्या बेसिकली, इसके बारे में जरा बताइए। जी अरोमा जो है, अरोमा कहते हैं खुशबू, महक को, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। कोई भी तरीका इलाज अगर आप किसी इंसान को कोई भी इलाज करते हैं खुशबू के थ्रू, तो वो अरोमा थेरेपी में कंसिडर होती है, उसको अरोमा थेरेपी कहा जाता है। अच्छा। और उसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंट्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं और ये सारे नेचुरल ऑर्गेनिक होते हैं। ये पत्तों से स्टीम डिस्टिलेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू ये निकाले जाते हैं। उसके बाद इन लोगों का इलाज किया जाता है। इसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर, नींद के जो मसले मसाइल हैं वो उस तरह के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। इवन के सांस के भी जो मसले मसाइल हैं वो भी रिकवर किए जाते हैं। इब्न सीना, बुल सीना, वो इज़ नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जो कि मॉडर्न मेडिसिन के फादर कंसिडर थे। उनकी इन्वेंशन थी, उन्होंने इजाद किया था। उन्होंने एक बादशाह का इलाज किया था और बड़ा अच्छा इलाज हुआ था। उसके बाद करते करते ये इस तरह। लेकिन सर मुनीज़े, अभी जिस तरह नजम साहब ने कहा कि ये नेचुरल होती हैं ना, नेचुरल चीज़ों से होता है, कुदरती प्रोडक्ट्स के साथ इनका जो है ट्रीटमेंट होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये नेचुरल चीज़ें हैं तो सर इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती है, इसकी क्या वजह है? इसको तो सस्ता होना चाहिए अगर नेचुरल जी। जितने भी नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये होते ही महंगे, ये खालिश चीज़ें होती है उतनी। ये अगर मार्केट में अगर आपको चीज़ सस्ती मिल रही है तो उसमें वो मिलावट किया जाता है। अच्छा। मिलावट की क्यों जाती है? मिलावट इसलिए की जाती है ताकि वो चीज़ सस्ता किया जाए। दूध अगर आपको 100 रुपये का, अगर आप चाहते हैं कि 50 रुपये का बन जाए तो आप मिलावट ही करेंगे ना उसमें। तो ऑर्गेनिक चीज़ें तो होती ही एक्सपेंसिव है। हरमीत हमारे दोस्त इस्लामाबाद में है, हरमीत ने हमें एक ऑर्गेनिक बाजार का भी चक्कर लगवाया था जिसमें हमने देखा था कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स थे जो वहाँ पर लोगों ने खुद बनाए हुए थे। हरमीत, मैं चाहूँगी कि आप वो भी शेयर करो। पहले तो बात यह है कि मजारी साहब से ये पूछना चाहूँगा, खैर ऑर्गेनिक जो फूड बाज़ार है अब इस्लामाबाद में, ये पहली मार्केट लगी थी मुनीज़े, और अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर में भी, जब मेरी परसों उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि मुख्तलिफ सेक्टर में हम लगा रहे हैं। और उसमें यह है कि अकेले पाकिस्तानी नहीं है, उसमें मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स की जो लोग हैं, सेक्रेटरीट से भी लोग हैं, मुख्तलिफ कंट्री के आए हुए लोग हैं, वो काम करते हैं। उनकी कोशिश है कि हम इस पूरे नेटवर्क को पूरे पाकिस्तान में फैलाएं। लेकिन मैं मजारी साहब से पूछना ये चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फूड जो हमारी पब्लिक है वो जानना चाहती है कि ये है क्या, और जो दूसरे सब्जियां हैं वो उसकी जो केमिकल तरीके से उसकी तैयारी होती है, उसके नुकसानात और इसके फ़ायदे जो है, थोड़ा सा इस पर वजाहत डालें। जी, इसमें देखें ऑर्गेनिक तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक होता क्या है कि आपका कोई भी फूड है, कोई भी आपकी क्रॉप है, अगर आप उसके अंदर कोई खाद इस्तेमाल नहीं कर रहे और कोई भी आप उसके अंदर केमिकल स्प्रे नहीं कर रहे और वो केमिकल से पाक है, तो वो आपकी जो है ऑर्गेनिक आपका फूड है, उसी को बाद में अगर आप कंज्यूम करते हैं तो 100% नेचुरल होता है। देखिए, जब आप खाद डालते हैं ना ज़मीन के अंदर, तो आप ज़मीन को फोर्स कर रहे होते हैं कि जी मुझे पैदावार ज़्यादा चाहिए। जब आप उसमें केमिकल का कुछ स्प्रे करते हैं तो ठीक है, वो केमिकल स्प्रे बाद में धोने से नहीं जाता, वो केमिकल फिर भी उस फूड में, फॉर एग्जाम्पल आपका स्ट्रॉबेरी का फार्म है, उसके अंदर वो जैसे स्ट्रॉबेरी से खास अगर आप उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो स्ट्रॉबेरी तो उस केमिकल को अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, बाद में वही केमिकल आप खा रहे हैं, फिर आप बाद आप बीमार हो रहे हैं। तो ये है कि जो केमिकल जो फसलें हैं और जो नेचुरल जो फसलें, उनमें ये फ़र्क है। इसीलिए तो ऑर्गेनिक चीज़ें महंगी होती है, क्योंकि उसकी यील्ड कम आती है। 1 एकड़ में जहाँ आप 1 मन निकाल सकते हैं, नेचुरल में आप आधा मन निकाल सकेंगे। तो ये खाद से पाक फसलें जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होती हैं और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, यानी आपके हेल्थ, आप देखें आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करती है। कोरोना में आप देखिए इसकी मार्केट डबल ट्रिपल हुई है। उसकी रीज़न क्या, लोगों को पता चला है कि यार देखिए मेडिसिन तो कोई थी नहीं कोविड से रिकवरी में, तो लोगों ने नेचुरल चीजें खा के ही तो अपनी इम्यूनिटी बिल्ड किया। वही लोगों ने जैतून खाया, वही लोगों ने शहद का यूज किया, वही कलवंजी का, इस टाइप की चीजें करके ही तो लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बिल्ड किया। अच्छी बात ये थी नजम साहब के लोग क्योंकि अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और शहर इक़्तिदार में भी हरमीत ने हमें उस बाजार का विजिट करवाया, तो लोग जब घरों में मौजूद थे उन्होंने फार्मिंग की, घर में सब्जियां लगाई, घर में पौधे लगाए, घर में साबुन बनाए और फिर उनकी मार्केट लगाकर उनको सेल भी किया। आपने ये बताया कि आप
अरोमा एक्सपर्ट भी हैं, आई वाज़न्ट फेमिलियर विद दिस टर्म, और मैं ये जानना चाहूँगी कि खुशबू से किस तरह इलाज किया जा सकता है। जैसा कि आपने बताया अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो भी रिलीज किया जा सकता है, कोई परेशान है तो खुशबू के जरिए वो परेशानी भी गायब की जा सकती है। ये तो कोई जादुई सी बात हो गई, ये किस तरह? ये देखिए ऐसे होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है ना, ये कंट्रोल होता है हमारे माइंड से। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम गुस्से में, हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो वो क्या करता है कि वो इसको देखिए हम गुस्से में कैसे आते हैं, हमारे जो माइंड के अंदर जो नोड्स होते हैं ना, तो जो डिप्रेशन एंजाइटी जो गुस्से वाला नोड है ना, वो हिट होता है, वो क्या करता है, वो केमिकल रिलीज करता है। तो वो जब केमिकल रिलीज होता है तो हमें एकदम से हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है, हमें गुस्सा आता है और हमारा दिल करता है हम किसी को पंच करें। तो ये सारा कंट्रोल हमारा माइंड करता है। तो हम क्या करते हैं, अरोमा थेरेपी के उस नोड को कंट्रोल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको नींद कैसे आती है, आपके दिमाग के अंदर एक नोड होता है जो कि केमिकल रिलीज करता है नींद का, कि जी अब नींद का टाइम हो गया, अब सोने का टाइम है। तो अगर आप लोगों को नींद नहीं आ रही, इट्स मीन कि वो अंदर वो केमिकल रिलीज नहीं हो रहा। तो ये अरोमा थेरेपी ऐसे करती है, जाके उसका फोर्सली उसका केमिकल रिलीज करते हैं, फिर आपको नींद आती है। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, फ्रेग्रेंस कैसी होती है? ये हर डिप्रेशन, हर इशू की फ्रेग्रेंस अलग है। जैसे अगर आप नींद का कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए लेवेंडर यूज होता है और कैमोमाइल यूज होता है। इवन कि अगर आपने देखी होगी एक स्लीप टी भी आती है नींद के लिए, लिखा होता है फॉर स्लीप, फॉर बेटर स्लीप, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो लेवेंडर होता है, वो कैमोमाइल होता है। इसी तरह अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसके अंदर जिलैंग है, रोज है। खुशबू से बड़ा फर्क पड़ता है। आप अगर किसी शख्स की तबीयत बहुत गुस्से वाली है तो उसको क्या चाहिए कि उसके कमरे में कौन से फूल हो? जी, उसमें जो गुलाब है, जो रोज का जो एसेंशियल ऑयल है वो यूज करे, वो डिफ्यूजर में यूज कर ले, या 1-2 ड्रॉप्स अपने तकिए पे लगा ले, या कपड़ों में थोड़े से लगा ले 1-2 ड्रॉप्स। तो वो देखिएगा वक्त के साथ साथ उसका जो है मूड ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये चीज है भी कुदरती मुनीज़े, अगर अच्छी फ्रेग्रेंस हो उसके सराउंडिंग में हो तो हम ऑटोमेटिकली आपका मूड जो है अच्छा होता है और आपका तरोताजा रहता है मिजाज। सुन्नत भी हदीसों में भी जिक्र है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि नहीं तो दिन में एक बार, नहीं तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक दफा नरगिस के जो फूल है उसको स्मेल कर लिया करो। तो ये हदीसों में इसका जिक्र है। और खुशबू सुन्नत ऐसी तो नहीं है, तो ये इसके पीछे बड़ी लॉजिक, और इसकी इजाद करने वाले भी सारे मुस्लिम्स थे। तो ये पूरा इस हदीसों में भी इसका जिक्र आता है। और खुशबू एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें लगानी चाहिए। अच्छा, जो लोग कहते हैं जी हम दूसरे परफ्यूम्स लगाते हैं उसमें तो नहीं फ़र्क आता, तो मैं कहता हूँ जी वो तो सिंथेटिक होते हैं ना, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए। जो मार्केट में आप सिंपल जो परफ्यूम्स लगाते हैं, फ्रेंच लगाते हैं, वो तो सिंथेटिक है, वो तो लेबॉर्ट्री में बने गए हैं। आप नेचुरल में परफ्यूम्स की बात कर रहा हूँ, जो नेचुरल एरोमेटिक ऑयल जो तेल से निकाले जाते हैं वो वाले खुशबू। हरमीत कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा मज़ारी साहब, ये ज़ाहिर बात है, हमारे इल्म में आपने एक और इजाफा कर दिया और मेरी कोशिश होगी कि वजाहत के लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम लेके फिर आऊँ, अतर लेके आऊँ जी। ये हर दफा लेके भी आएगा तो इतर ही लेकर आएगा कि अच्छा परफ्यूम तो ले आओ यार हरमीत, अच्छा ही ले आओ यार, इस्लामाबाद में बैठे। अच्छा, मैं नजम से पूछना ये चाहूँगा कि चलो ये तो एक अच्छी बात है कि ये टॉपिक भी बीच में आ गया, ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे मार्केट में हम जाते हैं तो हर जगह पे लिखा हो जाता है कि ये भैया ऑर्गेनिक सब्जी है, ये ऑर्गेनिक। हम कैसे पहचान कर सकते हैं ओरिजिनल, मतलब जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक फूड है और जो आम जिस पर लिखा जाता है, जिसमें चिपकाया जाता है ठप्पा और कहा जाता है भाई ये भी है, तो इसका थोड़ा सा बताइएगा। जी देखें, जो ऑर्गेनिक अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल चले लेते हैं फ्रूट की, अगर आप किसी मंडी में आप देखेंगे कि क्या ये फ्रूट वाकई ही ऑर्गेनिक है नहीं, सबसे पहले उसकी पहचान ठप्पा। ये ठप्पा क्या है, ये थोड़ा सा प्लीज बताइए। तो डॉक्टर साहब, हरमीत के सवाल इतने मासूमाना होते हैं कि बाज़-औक़ात जज्बात पर कंट्रोल नहीं मासूम सा बंदा हो तो जाहिर बात है सवाल भी मासूमाना ही करता है। जवाब दे दें ठीक है। तो उन्होंने मैं अगर आप किसी भी मार्केट जाते हैं, वहाँ पे फ्रूट देखते हैं, तो जो ऑर्गेनिक जो फ्रूट होता है उसका साइज अमूमन जो दूसरे केमिकल या दूसरे प्रोसेस्ड जो फ्रूट होता है उससे छोटा होता है साइज। यानी कि आम रूटीन में अगर आप देखेंगे अगर उसका सेब का साइज इतना है, तो जो ऑर्गेनिक सेब होगा उसका साइज छोटा होगा और उसका टेस्ट भी ज़्यादा बेटर होगा। जो केमिकल जिनमें या फोर्सली या जिनमें खादें यूज़ की जाती है या इस टाइप की कोई चीज़ें, या उनका इवन के सीड भी जो होता है वो प्रोसेस्ड सीड होता है, अगर वो यूज़ किया जाता है तो उसमें वो टेस्ट, वो अरोमा नहीं होता। अमूमन उसका साइज़ कम छोटा होता है, उसमें टेस्ट भी अच्छा होता है और उसकी प्राइस आम से ज़्यादा होती है। इवन कि अगर आप कोई भी आप फ्रूट ले रहे हैं, अगर वो टेस्ट नहीं है तो समझ जाएं कि ये ऑर्गेनिक नहीं है। वैसे अब मुझे लगता है कि अगर हरमीत अब सब्जी लेने के लिए जाएगा तो इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ऑर्गेनिक कौन सी है और इनऑर्गेनिक कौन सी है। डॉक्टर साहब, आपकी जान दोबारा आती हूँ। वो जो खुशबुओं की हमने बात की, ये मैंने जैसा कि पहले भी बताया, आई वॉजंट फेमिलियर विद इट। तो और कौन कौन सी परेशानियां हैं, मतलब कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, वो कौन सी खुशबू लें कि वो अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सके? उन पर डेली के वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है कि घर जाएं और एक खुशबू सी महसूस करें एंड जस्ट गेट रिलैक्स। देखिए, उसमें सबसे पहले तो आपको फाइंड करना पड़ेगा अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो आ किस वजह से रही है। बहुत से लोग इसलिए स्ट्रेस एंजाइटी में आते हैं क्योंकि उनका काम पे फोकस नहीं होता। अगर वो 10-12 घंटे की जॉब कर रहे हैं, फिर स्ट्रेस होकर घर जा रहे हैं, इट्स मीन कि आप स्ट्रेस का इलाज ना ढूंढें। आप देखें क्या उसका काम पे फोकस नहीं हो रहा, तो फिर आपको फोकस ऑयल यूज़ करने पड़ेंगे।
ऐसे भी होता है कि अगर रात को आपको नींद पूरी नहीं हुई और आप सुबह ऑफिस आ गए, आपकी नींद पूरी नहीं, ऑफ कोर्स आप ऑफिस में आके स्ट्रेस होंगे, तो आप स्ट्रेस पे काम ना करें, आप देखें अगर नींद का तो नींद को फिक्स करें ना। अगर ऑफिस में आके अगर कोई इन्वायरमेंट का इशू तो इन्वायरमेंट को फिक्स करें, पर इस पर डायरेक्ट आप स्ट्रेस की। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ऑर्गेनिक में स्किन और फूड्स के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? देखें जी, स्किन में तो जैसे मैंने बताया कि देखिए जो जिस चीज़ में भी केमिकल नहीं है वो तो ऑर्गेनिक है। वो स्किन में जैसे ज़्यादातर आपका जो है मोरिंगा भी स्किन पे तौर पर इस्तेमाल होता है, एलोवेरा भी यूज़ हो रहा है, इस तरह की और भी काफ़ी। मोरिंगा क्या है? जी, मोरिंगा जिसको आप उर्दू में स्वांजना कहते हैं, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट, एक नेचुरल हर्ब है। ये जितने भी आपके ये हेल्थ के, फिटनेस के, जिम्स में जितने भी ये सप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं उसका ये मेन इंग्रेडिएंट है, मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये मेन इंग्रेडिएंट यही होता है, बाकी उसमें और फ्लेवरिंग करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किस लिए होता है? ये एक पत्ते होते हैं, इसको आपने जस्ट ड्राई करना है, खुश्क करना है, उसके बाद आप इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्मूथीज़ में ऐड कर लें, आप चावलों के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, पाउडर होता है, आप किसी तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये सप्लीमेंट है, यानी कि ये आप अगर आप रूटीन में अगर आप वेट रिडक्शन में है, ये वेट पुट ऑन करने में है, वेट गेन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर आप इसकी कावा चाय बना के पी लें तो वेट लॉस होता है, इसकी बड़े फायदा है। और इसी को अगर आप दूध के साथ बाकी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वेट गेन होता है। यानी ये दोनों वेट लॉस में भी काम कर रहा है, वेट गेन में भी काम कर रहा है। यानी चाय बनाएंगे ब्लैक ग्रीन टी के साथ तो वेट लॉस होगा, और अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो आप उसको जूस में, स्मूथीज में आप ऐड करें। ये मतलब बहुत इफेक्टिव है, काफ़ी फायदेमंद है। आपने इस तरह बताइए फ़ायदेमंद तो है मुनीज़, लेकिन सर पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए उसकी कुव्वत खरीद में ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि अक्सर ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। जी देखिए, जैसे मैं बताया, क्योंकि खालिश चीज़ की तो आपको कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन मोरिंगा ऐसा जितना महंगा नहीं है। रूटीन में 1000 का उसके एक डब्बा मिल जाता है, जो कि आपको 2 से 3 महीने निकलता है। अगर डिवाइड करें तो एक महीने को 2 से 300 रुपये आपका पर मंथ उसका खर्चा है, लेकिन ये कि इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है वो। इफेक्टिव है। मुनीज़े हरमीत वो क्वेश्चन करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मोरिंगा की आपने बात की, खुशबू के हवाले से बात हुई, सब्जियों के हवाले से बात हुई, आप आते हैं दूध की तरफ। मिल्क यानी यकीनन इंसान की सेहत के हवाले से उसका एक अलग रोल है, ख़ासकर विटामिन डी के हवाले से अगर बात करें। ऑर्गेनिक दूध मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर दूसरी बात ये कि इनऑर्गेनिक तरीके से जिस जानवर से दूध निकाला जाता है तो उसकी सेहत पे कितना असर पड़ता है, और ये जो मार्केट में ये दूध मिलता है तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, कितना क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे इसका कितना असर पड़ता है, कितना नुकसानदेह? जी देखिए, जैसे कि एक अगर ऑर्गेनिक मिल्क, और पहले तो एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑर्गेनिक मिल्क और इनऑर्गेनिक मिल्क क्या होता है। ऑर्गेनिक मिल्क ये होता है कि अगर आप अपने जो जानवर है उसको अगर आप जो उसको आप फूड दे रहे हैं, जो उसको आप घास डाल रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक नेचुरल होना चाहिए, वो भी किसी केमिकल प्रोसीजर से ना गुजर के। फर्स्ट। सेकंड ये कि आपने अपने जानवर को किसी टाइप की कोई वैक्सीनेशन, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना जिससे वो फोर्सली मिल्क की पैदावार ज़्यादा करे। रूटीन में अगर आपका जानवर 10 किलो दे रहा है तो लोग क्या करते हैं कि एक तो वो उसके अंदर जो उसको घास चारा देते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हैं ताकि उसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन। सर आखिरी क्वेश्चन है आपसे, मतलब अब बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए कहा जाता है कि उनको ऑर्गेनिक फूड देना चाहिए, मतलब अक्सर पाउडर का दूध होता है बच्चों के लिए, मदर्स यूज़ करती हैं, तो छोटे बच्चों के लिए कैसा दूध होना चाहिए, उनके लिए क्या ऑर्गेनिक चीज़ें जो आप सजेस्ट करेंगे? उसके लिए देखें काफ़ी कंपनीज काम कर रही हैं, अभी तक वो उस तरह का वो पाउडर फॉर्म में ऑर्गेनिक मिल्क बन नहीं सका, लेकिन अभी तक नहीं बन सका। उसके रीज़न है क्योंकि उसको प्रोसेसिंग केमिकल तरीके से किया जाता है। तो बेहतर ये कि जो अभी जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनको आप यूज़ कर लें। लेकिन जैसे आप देखेंगे कुछ कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में चीज़ें अवेलेबल नहीं, कुछ कंट्रीज़ में बच्चों के लिए भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। दूध के अलावा तो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हाँ मिल्क अभी तक नहीं आ सका। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप दूध यूज़ करना भी चाहें तो ऑर्गेनिक मिल्क यूज़ करें, इनऑर्गेनिक यूज़ ना करें, उससे आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। उससे तो बेहतर है आप यूज़ ही ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप यहाँ आए हमारे प्रोग्राम में और हमारे पब्लिक को, व्यूअर्स को ये बताया है कि ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। हम वापस आएंगे और बात करेंगे कुछ PSL के बारे में, सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन सेगमेंट्स में हम PSL पर बात करते हैं, जो मैचेस हो चुके होते हैं, जो मैचेस आने वाले होते हैं, एक जोशो वलवला होता है, टीम कैसा परफॉर्म कर रही होती है। अभी उन तमाम मामलात को एकदम से ब्रेक लग चुकी है क्योंकि PSL कोविड के बायस मुलतवी कर दिया गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। यकीनन हरमीत भी बहुत एक्साइटेड था कि जब मैचेस लाहौर में होने जा रहे थे, हम सब इनफैक्ट बहुत एक्साइटेड थे इस मामले में। हम तो यहीं पर थे ना, हरमीत इस्लामाबाद में था, ही हैड टू कम। लेकिन अब क्योंकि मैचेस मुलतवी हो चुके हैं, हम बिलखुसूस अगर कोरोना की बात करें तो जितनी एहतियात की जा सके वो कम है। हम इंडिविजुअली इसका आगाज़ कर सकते हैं। पहले अपने आप को साफ रखें, बाहर जाएं तो किसी से हाथ ना मिलाएं, सैनिटाइज करें हाथों को, डिस्टेंस रखें आप। और बिल्कुल वजाहत इसी तरह है, एहतियात हमें करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि PSL मुलतवी होने की वजह भी यही रही कि गैर एहतियाती जो है वो बढ़ती गई और जो प्लेयर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनमें कोविड पॉजिटिव आ गए। अगर अभी तक केसेस देखे जाएं वजाहत तो कितने रिपोर्ट हुए हैं?
5 लाख समथिंग हुए हैं, 5,87,000 14 केसेस जो हैं अब तक रिपोर्ट हुए हैं। और इसकी बुनियादी वजह मुनीज़े ये है कि जिस तरीके से एहतियात हमें करनी चाहिए थी मिन हैसुल कौम, ये खाली पीसीबी की हद तक बात नहीं है, मिन हैसुल कौम हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, हमने ये देखा कि उसमें थोड़ा हमने सुस्त रवि का मुजाहरा किया और उसके फिर खमियाजा भी हमें उसको कॉस्ट भी करना, पे ऑफ भी करना पड़ा। और एक दफ़ा फिर से इसी कोविड के बायस जो हमारी रौनकें दोबाला हुई थी क्रिकेट के हवाले से, वो भी मांद पड़ी। इसी तरह ही है, और अगर हम जितनी भी एहतियात कर सके वो हमें करनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उस्मान जवाद मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर भी हैं। उन्हें हमने ऑन बोर्ड लिया है और उनसे ताकि हम जान सके कि क्या वजह बनी कि कोविड एक दफ़ा फिर से ज़ोरों शोर से सामने आ चुका है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर उस्मान, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह बनी, अभी तो जो कवानीन हैं, एसओपीज हैं कोविड से मुतालिक, उनमें नरमी आ रही थी, लेकिन हमारा पीएसएल सफ़र कर चुका है और डिले हो गया है, तो आप क्या कहेंगे, क्या वजह बनी है जो ये सूरत हाल एक दफ़ा फिर से सामने आ गई है? मेरे ख्याल में तो मैडम ये बेशक हमें एक मायूस कुन लगे ये सारी चीज़, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था। जब भी देखें पीएसएल एक मजाजन एक फन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, एक हैप्पीनेस, एक प्लेयरेबल एक्टिविटी है जिसमें लोग मिलते हैं, एक फन करते हैं। तो पेंडेमिक के आहर में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करना, उसमें एक इनहेरेंट रिस्क था ही कि उसके नतीजे में कोरोना वायरसेस का थोड़े से केसेस सामने आएंगे। तो मेरे तो ख्याल में ये हमें इस पे बहुत ज्यादा इसमें मायूसी की बात नहीं है। पेंडेमिक का इख्तिताम तकरीबन हो रहा है, तो उसमें फिर ये छोटी मोटी चीजें फिर सामने आती रहती हैं। लेकिन उस्मान साहब, मायूसी की बात नहीं सर, तशवीश की बात तो है। मतलब जहाँ पे हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडेप्ट करना चाहिए था, उनको अपनाना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। आप समझते हैं उस तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा हमने नहीं किया मिन हैसुल कौम, जिसकी वजह से हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ा? जी, मैं इसमें हमारी कौम का या हम हमारी जी उस्मान साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हमारी कौम का जो इज्तिमाई रवैया है, मेरे समेत, हमारे लीडरान समेत और हमारी अवामुन नास समेत, ये सब एक ही, इसमें किसी अवाम को दोष देने की बात शायद थोड़ा सा नामुनासिब हो। एक ही साथ में आते हैं। हाल में प्रिकॉशंस ठीक है, जब वबा का शुरू था तो उसमें खौफ का एक आलम था, लोग अपने अपने ज्यादातर घरों में रहे, लॉकडाउन हुआ सब कुछ। लेकिन जब वो ऐसा ऐसा फियर खत्म होता है ना जी, तो अवाम अपने गार्ड्स जो हैं, अपने प्रिकॉशनरी गार्ड्स जो हैं, हिफाजती गार्ड्स, वो थोड़ा सा साइड पे हम सब ही रखना शुरू कर देते हैं, गुलना मिलना शुरू कर देते हैं। ये एक इंसानी समाज का एक खासा है। तो उसमें अभी भी मेरा ख्याल में क्योंकि वबा मुकम्मल तौर पे सबसे ज्यादा कोरोना का जो वक्त था, एक वबा थी, एक हू का आलम था, तो उस वक्त भी मैं रिपोर्टिंग करता था। तो मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ कि हमने देखा कि ज़्यादा हमने देखा कि जो हमारे पॉलिटिशियन थे उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा लाइट लिया। फिर पीसीबी के अगर हम बात करें, दोबारा रौनकें बहाल हो चुकी थी क्रिकेट के हवाले से, वो भी मानन पड़ गई, उसमें भी कोताहियाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैनेजमेंट या जो सिस्टम है, तरीक़ाकार है हम सब का, वो बड़ा हम उसको बिल्कुल उसी तरह नहीं ले रहे थे, बड़ा लाइट हमने लिया था। तो इस वक्त वैक्सीन भी आ गए हैं, अब क्या लगता है कि 2021 में कोई ना कोई रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुंच जाएगा, कोई रिलैक्सेशन हो जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान को तो देखें, एक चले खुदाई मदद समझ लें, और इसमें पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो अवाम की अक्सरियत है, ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ऑलरेडी हम जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। और इसी बुनियाद पे हमारे जो नंबर्स हैं वो दूसरी वे में भी काफी कम रहे। अब जो वैक्सीन है ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, और ये भी जब आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता केसेस मजीद कम ही होते जाएंगे। तो इसी बुनियाद पे कहा मैंने कि ये 2021 में, ये इस साल के आखिर तक उम्मीद है कि हम ये दुनिया, इंसान जो है वो इस वबा पे काबू पाने में कामयाब हो। क्योंकि बाहर के मुल्कों में आप देखेंगे तो उधर एक वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम जो है वो बड़ी शद्दोमत से जारी है, और वो जो अपने अवाम की हर्ड इम्यूनिटी जो अचीव करना चाह रहे हैं वो थ्रू वैक्सीन है, हमारी थ्रू सोशल मिक्सिंग हुई है। ये थोड़ा सा एक फर्क है पाकिस्तान और जो यूरोपियन कंट्रीज में। तो हमें अपने
समाजी ढांचे को भी समझने की जरूरत है कि हम थोड़े से मुख्तलिफ हैं। देखें, यूके में अभी तक एक सस्टेन्ड लॉकडाउन है, स्कूल अभी तक नहीं खुले, मेरे ख्याल मार्च या अप्रैल में वो प्लान कर रहे हैं। तो वो बड़ा एक चीजों को बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से वो लेके चल रहे हैं। हमारा क्योंकि डिजीज का इम्पैक्ट थोड़ा कम रहा है, वबा का इम्पैक्ट कम रहा है, हमारी इसी वजह से अवाम ने फिर अपने माशी जरूरियात के तहत अपने कारोबार भी खोलने थे, अपना एक मिलना जुलना भी था। तो जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि कोरोना की इंटेंसिटी हमारे रीजन में कम है या वक्त के साथ साथ कम हो गई है? हमारे रीजन में कम है जी। ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सारे हिस्से में और इवन अफ्रीका में, इसमें कोरोना का जो इम्पैक्ट है दैट हैज बीन क्वाइट लेस। इसके मुकाबले में यूरोप में, क्योंकि एक तो उधर एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा है, वो इसका निशाना बनी। दूसरे नंबर पे उनकी सोशल मिक्सिंग जो है वो हमसे मुख्तलिफ है। उधर ऐसा इतना मिलना जुलना, इधर तो जनाब हम जब तक एक जफ्फी ना मार ले अगले बंदे को तो तब तक वो दिल को राहत नहीं मिलती। तो इधर का थोड़ा सा मजाजन, समाज का मजाज मुख्तलिफ है उधर के मजाज के साथ। हरमीत तो के दिल की बात किया आपने जी। डिजीज का इम्पैक्ट जरूर डिफरेंट रहा है। अलावा जाहिर बात है मैं कैसे माशरे में अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन 13,000 के करीब डेथ्स हुई हैं और अमेरिका में 5 लाख के करीब। अच्छा जी, हरमीत आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल, मैंने कहा जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी दीगर उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है और जाहिर बात है जब हम किसी से हाथ भी ना मिलाया तो वो माइंड कर देता है, ये छपी तो जाहिर बात है पहले तो आगे बढ़ेगा। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब जाहिर बात है कि वैक्सीन आ गए हैं, लेकिन हमने एक और चीज़ देखी, जैसे वैक्सीन आए तो कई डॉक्टर, जो मैं पिम्स की बात करूँ या दीगर अस्पताल की बात करूँ, मैं खुद गया और रिपोर्टिंग पे, तो वहाँ से वैक्सीन से वो कतराते नजर आ रहे थे जितने भी जो मेडिकल स्टाफ था। इसकी क्या वजूहात थी? कि जाहिर बात है कि आप डॉक्टर हैं, पहले तो आप लोग फ्रंट पे खेलते हैं, फ्रंट की इसके खिलाफ जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसी वजह से ज़्यादा हमने देखा कि जो गांव के लोग हैं, दीगर जो लोग हैं, वो भी उनमें भी एक खौफ और आस फैल गया कि भाई डॉक्टर नहीं लगा रहे तो इसमें कुछ खास होगा। थोड़ा सा इसकी वजाहत कीजिएगा। मैं इस बारे में बता दूं डॉक्टर उस्मान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त दिया और इस उमूर पर हमारे साथ बात। कोविड जो है उससे बचना कितना ज़रूरी है, एहतियात हम जितनी करेंगे उतना ही तेज़ी से हम खुद को महफूज रख सकते हैं और हमारे साथ वालों को महफूज रखा जा सकता है। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद हम वापस आएंगे और हमारे साथ दीगर मौज़ूआत हैं जिन पर हमें करनी है बात। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक। और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इरफान ज़हीर, हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया हुसैनी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हम करेंगे इनसे बात कि PSL डिले हो गया है, कब तक डिले हुआ है, क्यों डिले हुआ है, बारीकी से ये ज़्यादा बेहतर इस बात को समझ सकते हैं। इरफान, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड याहिया आपको भी। इरफान, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या मामला बने? देखें, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ये कितना अनफॉर्चुनेट, इतना सैड इंसिडेंट हुआ है। ये मेरा ख्याल है कि जो साउथ अफ्रीका श्रीलंका टीम के ऊपर अटैक हुआ था, ये हाउ हम रिलेट कर सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसी तरह का है, क्योंकि ये क्रिकेट के ऊपर अटैक हुआ है। आप लोगों की जानों के साथ आपने खेलने की कोशिश की। जिन लोगों ने पाकिस्तान खेलने के लिए आए, क्रिकेट के लिए आए, आपके जो फॉरेन प्लेयर थे, आपने इस तरह का लैप्सेस किए कि जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती। लैप्सेस के ऊपर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं मुख्तसर बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ा लैप्सेस जो थे, उसी होटल के अंदर मल्टीपल लोग आ रहे थे, शादियाँ हो रही थी, फिर उसमें जो कुक थे वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। इसी तरह आपका जो सबसे बड़ा लैप्सेस हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड का, इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स का शूट किया गया, जहां से ये ट्रिगर ऑन हुआ है। हाँ जी, ये सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। इसकी इब्तिदा वहाँ से हुई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स को अलाउ किया गया शूट के लिए। उधर से जब शूट हुआ तो उनके 3-4 प्लेयर्स को कोविड आया, फिर वो सिलसिलाकार एक बढ़ता चला गया। उसके अलावा ग्राउंड के अंदर भी बड़े ज़्यादा लैप्सेस हुए। जो ग्राउंड स्टाफ था वो अपने घर जाते थे, वो बबल का पार्ट नहीं थे, फिर वो आके जो हाउसकीपिंग वाले स्टाफ थे वो ड्रेसिंग रूम को हर इनिंग्स के बाद वो साफ करते थे और वो यानी कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। याहिया हुसैनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया साहब, आप क्या समझते हैं बुनियादी जिम्मेदार कौन है? PCB है, जिस तरह का इन्वायरमेंट देना चाहिए था वो नहीं दे सका PCB, किसको कसूरवार ठहराएंगे आप? वजाहत मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वो पाकिस्तान सुपर लीग गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी नहीं हुआ।
बल्कि हुआ कुछ इस तरह के, वो जो आपको एक अंदाजा है ना कि हमारे कल्चर में कि शादी के लिए जो है वो बारात के लिए बस खड़ी होती है और उसके बाद जो है वो कोई मसला हो जाता है तो एक दूसरे को ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। पाकिस्तान सुपर पोस्टपोन्ड हुई, ठीक है, इरफान ज़हीर ने कुछ चीजों को हाईलाइट किया, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर हर किसी ने अटैक शुरू कर दिया है। क्रिटिक्स अलग बात कर रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि फ्रेंचाइज जो है उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए और वो कह रहे हैं कि हर चीज की जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर है। अच्छा। उन्होंने ये ठीक किया, उन्होंने वो ठीक नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तो एक कलेक्टिव एफर्ट थी ना। अब यहाँ पर अगर फ्रेंचाइज जो है सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर डाल रही है तो फिर एक एसओपी बनना चाहिए था और एसओपी के हिसाब से जो है वो फ्रेंचाइजीज को अगर कोई चीजें खराब हो रही थी तो उनको जो है वो हेड ऑन होना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि भाई ये सारी चीजें हो रही हैं। वो बैठते, जैसे वो अदालत में चले गए थे, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बात करनी चाहिए थी कि भाई इन चीजों को आप ठीक कर लें। वो वाली बात है ना कि चुड़िया चुग गई खेत तो फिर आप क्या करने वाली बात है, सांप गुजर गया, लकड़ी पीटने से क्या फायदा है। इस वक्त आप जितनी भी बातें कर बिल्कुल लें, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पूछना चाहूँ तो क्रिकेट के हवाले से जाहिर बात है अब किसने क्या किया चीज़ें तो सामने आ जाएगी, सबकी जो मिस मैनेजमेंट है वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन क्रिकेट का कितना बड़ा नुकसान हुआ। हमने क्यों श्रीलंकन प्रीमियर लीग से कुछ सीखा नहीं, क्योंकि वहाँ भी तो एक कामयाब ये जो है इनेकाद हुआ, वो सारी चीज़ें अपने अख्ताम को भी पहुँची, तो ऐसा कोई चीज़ें हमें वहाँ पर नज़र नहीं आई। क्रिकेट के नुकसान के हवाले से बताइएगा, कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को? देखें, क्रिकेट को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हरमीत, और इसका आगे मुस्तकबिल में हमें बहुत ज्यादा शदीद किस्म का नुकसान होने वाला है। आप श्रीलंका प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं। हम्बनटोटा एक ऐसी जगह थी जो कि जहां पर आम लोगों की दस्तरस नहीं थी। उस होटल को जो है पूरे होटल को क्वारंटीन किया गया था और वहां पर आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि कॉरिडोर जो था होटल का उसके अंदर फौजी बैठे हुए थे। और यहाँ पर मामला ये था कि जो जिस होटल में पाकिस्तान टीम ठहरी हुई थी वहां पर लोगों की फ्रीली मूवमेंट थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले से लोगों की कमिटमेंट होती है, शादी एक दिन में तो किसी की नहीं हो जाती। उन्होंने पहले से बुकिंग कराई हुई थी, बाकी चीजों की पहले से बुकिंग हुई हुई थी। इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि एक जगह को जो है वो ले लेता। तो याया भाई इसमें मैं पूछना चाहूंगा, तौर पर इसके लिए आपको एक बड़ा अमाउंट की जरूरत थी और वो सारा बोझ जो है वो सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज के ऊपर पड़ता। बात दरअसल जी याया भाई उसमें आपसे इरफान वांट्स टू ऐड टू योर स्टेटमेंट। जी याया भाई मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि इसमें रिस्पॉन्सिबल जैसे हम तमाम स्टेक होल्डर आते हैं, पीसीबी भी आता है, अथॉरिटीज भी आती हैं और दूसरा फ्रेंचाइज भी आती है, बट मेन अथॉरिटी तो पीसीबी थी। इनका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो ये था क्योंकि सारी इवेंट मैनेजमेंट जो इसको ऑर्गेनाइज करना, क्या आपका ख्याल नहीं है कि सान मानी या वसीम खान को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए, या अगर ये लोग नहीं है तो जो कमेटी थी जिन्होंने पीएसएल अरेंज किया उनको सैक करना चाहिए, एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि ये लैप्सेस हुए, इसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, और जो पीएम जो है पैटर्न इन चीफ भी हैं उनको फेयर एक्शन लेना चाहिए इस पे। इरफान ज़हीर साहब, आपकी मासूमियत पे तो मुझे जो है वो कुर्बान होने को दिल चाह रहा है। यहाँ पर तो होता ये है कि पहले मामला हो जाता है, उसके बाद एक तहकीकाती कमेटी बन जाती है और अगर फाइंडिंग ऐसी आ जाए कि लोगों के कान खड़े हो जाए तो उसको जो है रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है। एहसान मानी को आप बात कर रहे हैं कटहरे में लाने की, वसीम खान को आप बात कर रहे हैं कटहरे में लाने की। बात दरअसल ये है कि प्रोफेशनल अंदाज में काम करें ना। कोई काम हो रहा है प्रोफेशनल तो मुझे बता दें, हम तो वेरी फर्स्ट डे से रो रहे हैं। अगर ये किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का आ जाता ना, किसी लोकल प्लेयर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता, उसको डब्बे में डालते और चला देते। ये तो गोरे प्लेयर का कोविड टेस्ट आ गया था। हैरान कौन बात मैं आपको बता रहा हूँ, बायो सिक्योर बबल का मतलब ये होता है कि हर तीसरे दिन या चौथे दिन जो है आपका कोविड टेस्ट होना है। और पहला कोविड टेस्ट तब हुआ जब ये सारे असम्बल हो गए थे। और आपको पता अगला कोविड टेस्ट कब हुआ? जब फवाद अहमद का जो है कोविड टेस्ट जो है पॉजिटिव आई। मैं नहीं कह रहा, ये एक फ्रेंचाइज के बंदे ने ऑन रिकॉर्ड आकर ये बात कही है। तो आप अंदाजा करते हैं संजीदगी का। और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो है जिनसे आप पूछेंगे कि यार ये उसकी गलती थी या आपकी गलती थी, वो कह रहा भाई मेरा को सुनता कौन है इधर। तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, पिछले पीएसएल में भी यही हुआ था कि एक खिलाड़ी में सिम्टम्स जाहिर हुई थी कराची किंग के एलेक्स हेल्स, और वो उसने बोला कि यार मैं अच्छा फील नहीं कर रहा और वो लीग जो है खत्म हो गई। तो यहाँ पर भी इस तरह हुआ। पहली बार अगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बार बार गलती करें तो गलती नहीं आदत होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इरफान, याहिया, हरमीत और वजाहत में चाहूंगी कि हमारे पास विजुअल्स हैं अजहर की बर्थडे पार्टी में भी जब इन सब ने शिरकत की थी। ये देखें आप वो मनाजर। क्या ये किस तरह कोविड की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? नहीं, उसमें बबल में तो चलो कर सकते हैं, साकिब की भी बर्थडे हुई, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि जो आपके क्रिकेटर्स के अलावा जो शोबिस के लोग थे वो डेली रात को शोज करते थे, रात को आके इनसे बैठते थे, पिक्चर बनाते थे, फिर फ्रेंचाइज ऑनर
सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल वो भी हैं कि वो बबल का पार्ट नहीं थे, वो जाते थे, जैसे जावेद अफरीदी साहब की बात की, वो आके लेके गए। अच्छा, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और भी है, या भी भाई इसको इंडोर्स करेंगे कि कोविड के सिम्टम जो हैं वो 4-5 दिन के बाद आना शुरू करते हैं। इन्होंने वहाब और उसको 3 दिन की लिवरेज के बाद के 3 दिन के अंदर कोविड के सिम्टम नहीं आए, टेस्टिंग नेगेटिव आ गई, ओके फाइन। यही प्रॉब्लम बाकी प्लेयर्स के साथ भी इन्होंने किया। तो मेडिकली ये डॉक्टर्स का प्रूवन चीज है कि अगर आज किसी को कोविड हुआ है तो उसके सिम्टम 4-5 दिन के बाद आने शुरू होंगे और वो पॉजिटिव भी 4-5 दिन के बाद होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कोई एग्जैक्ट नंबर शेयर किया गया है कि यहिया भाई, आपने जिस तरह बात की पीसीबी पर तनकीद के हवाले से कि हम तीर उस वहां पे बरसा रहे हैं, उरूज फातिमा को आप अच्छी तरह जानते हैं, आप जैसे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उस पर उसके हवाले से वो फुटेज भी है। वो उसको 4 ओहदे हैं, बड़े बड़े ओहदे उसके पास है। वुमेन की जो क्रिकेट टीम है उसकी चीफ सेलेक्टर भी है, कमेंट्री भी करती है। लेकिन आपने देखा कि उसकी जो फैमिली आ रही थी, मुख्तलिफ उसकी जो सेल्फी वगैरह जो आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, तो क्या आप नहीं लगता है कि वो भी तो एक जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है पीसीबी की जानिब से? तो इस तरह गलतियां तो जो हम देखते हैं तो पीसीबी में जो अराकीन है उन पे भी ज्यादा पड़ती है ना। जी, वो जारी बात है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी की थी। उनको चाहिए था कि इसको टेक केयर करते, और सब ने अपनी मौज मस्ती के अंदर ये मेला बनाया हुआ था और मजाक किया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और सबसे बड़ी, मैं याया भाई को इसमें ऐड करना चाहूँगा, सबसे जो खतरनाक चीज़ ये हुई कि जैसे ही अनाउंस किया गया, पैनिक क्रिएट हुआ कि पीसीबी ये मुलतवी कर रहा है पीएसएल को, तो तमाम पीसीबी की अथॉरिटी होटल छोड़ के भाग गई। प्लेयर्स बड़ी मुश्किल से होटल से एयरपोर्ट तक पहुंचे, और वो किस तरह आए, मेरी कुछ प्लेयर से बात हुई, जो इतनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। एलेक्स हेल की मैं बात करना चाहूंगा, उनको ब्रेकफास्ट ठीक नहीं मिला, उसने पिक्चर लेके ट्विटर पे डाल दी। तो याया भाई आप इस पे सेकंड जरा ऐड करें, ये जो सिनेरियो कल आफ्टर द अनाउंसमेंट के पीएसएल पोस्टपोन होने जा रहा है, कितना बड़ा मैसअप होटल के अंदर हुआ कि प्लेयर्स अपने लगेज खुद उठा के नीचे लेके आते रहे। आप तो शायद उधर ही होंगे। इरफान, मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा कर गए। नहीं, ऐसे ही हुआ है। मैं बात से इनकार नहीं कर रहा, जो आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है ना तो फिर छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। आप जहां तक सामान उठाने की बात कर रहे हैं, देखें गोरे जो है ना वो तो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट हो जाते हैं किसी चीज के अंदर। और डैनियल क्रिस्टियन जो कि कराची किंग्स के खिलाड़ी थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जी मैं वापस जा रहा हूँ अगर ये लीग ऑन भी रहती तो। जहां तक आप सामान उठाने की बात कर रहे हैं, जब इस तरह का खौफ आ जाता है ना तो फिर वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देते। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने बोला हो यार मेरा लगेज को आप हाथ नहीं लगाओ, मैं अपना लगेज खुद उठा लूंगा। और पाकिस्तानी प्लेयर की बात कर रहा हूँ, सब भाग गए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, जरा से इत्तेफाक नहीं था कि यहाँ पर वो कोई जो है वो डायनासोर आ गया तो सबने जो है अपनी अपनी दौड़ लगा दी। बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हुआ होगा, लेकिन बात दरअसल ये कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो हाल है, वो जो रेसलिंग के रिंग में एक रेसलर पिट रहा होता है और बाकी सारे आके उसको इनपुट दे रहे होते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हाल हो गया। लेकिन मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा, मुस्तकबिल इस लीग के बाद जिस तरह हरमीत बात कर रहे थे कि फाइनेंशियली क्या नुकसान हुआ है, खिलाड़ियों को क्या नुकसान हुआ है, देखिए खिलाड़ियों को तो 50% पेमेंट हो गई है, अब बाकी पेमेंट टूर्नामेंट के बाद होगी। उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, उन लोगों का बोरिया बिस्तर गोल हुआ जो कि डेली बेसिस पे काम कर रहे थे, जो कि क्रू में थे, जो दीगर लोग थे जिनके हजारों रुपए मिलने थे, कुछ लाखों रुपए मिलने थे, उन बेचारों का बजट आउट हो गया होगा। लेकिन फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट है इस लीग के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात को मेक श्योर कर रहा है कि जनाब हमको इस लीग को कराना है। ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साइड नहीं ले रहा, ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुस्तकबिल में आपको कोविड के साथ ही बायोसिक्योर बबल के साथ ही क्रिकेट को होस्ट करना है। अगर आपने लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि अगर वो कहते हैं कि हमने कराना है, इसी साल में कराना है, तो 2021 में आपके पास शेड्यूल ही नहीं है, आपकी क्रिकेट टीम तो बिजी है बिन अक़वामी दौरों पे। नहीं, अब आपको उसमें से विंडो निकालनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह भी हो ये टूर्नामेंट कराना पड़ेगा। अगर आप नहीं कराएंगे तो मुस्तकबिल में इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है। पहले तो वो सिक्योरिटी का बहाना करते थे, अब वो बोलेंगे भाई आपका तो बायो सिक्योर बबल अच्छा याया भाई वो उसमें मैं वापस आती हूँ। याहिया आप भी ठीक कह रहे हैं, टूर्नामेंट को करवाना है, और जब हम इस सेगमेंट पर आने वाले थे उससे पहले भी आपने बताया कि एक डेट एक्सपेक्टेडली अनाउंस हुई है, मई के अंदर कर रहे हैं, कब हो सकता है? मई के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मई के अंदर आपकी विंडो तो बन रही है, पूरा साल क्रिकेट है, सिर्फ मई का एक ऐसा विंडो आपको बन रही है या आपको दिसंबर में बन रही है, तो मई में अगर करवाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आएंगे। अगर आपके इंटरनेशनल प्लेयर कम आएंगे तो आपकी पीएसएल का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाता है। यही सवाल मैं करना चाह रहा था इरफान भाई याहिया भाई से कि याहिया साहब कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो करना पड़ेगा हर सूरत, लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे, और फर्दर पाकिस्तान में क्रिकेट का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस तमाम तर मामले के बाद?
वजाहत कराना तो पड़ेगा आपको, जिस तरह बात कर रहे हैं इरफान ज़हीर साहब के जी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आएंगे, वो कहते हैं ना कि अब आपने तारीख रख ली है क्योंकि आपको शादी हॉल मिल गया है, लेकिन वो कह रहे हैं जी ताया का बेटा जो है वो इंग्लैंड से आया नहीं है, ताया जो है वो तो अपने बेटे की ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका गए हैं। अब आपको अपनी तकरीब खराब नहीं करनी, अब आपको अपना फ्यूचर खराब नहीं करना, जो आ रहा है उसको आपने वेलकम करना है, जो नहीं आ रहा आप मजबूरी के साथ कराएंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग होगी, वहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी जाएंगे, तो देखें बहुत सारे खिलाड़ी शायद वहां पर ना जाएं। अब जैसे आपको इस लीग को कराना है, जो आ रहा है आपको सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में गैर मुल्की खिलाड़ी ही खत्म हो गए होंगे, ठीक है, उस टेयर के खिलाड़ी आएंगे, आप सेकंड ग्रेड पे जाएंगे, सेकंड नहीं तो उसके नीचे वाली लेयर के ऊपर जाएंगे, आपने कराना जरूर है। सही, ठीक है, यही आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पीएसएल को करवाना है और प्लेयर्स को भी यहाँ लाना है ताकि हमारी रौनकें जो अभी मांद पड़ी हैं वो एक दफ़ा दोबारा से बहाल हो सकें। और इरफान भी हमारे साथ मौजूद थे, यहिया भी हमारे साथ मौजूद थे, पीएसएल की हम बात कर रहे थे। हरमीत, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी कि आप अब कैसा फील कर रहे हो? हम यही बात कर रहे थे, यू वर वेरी एक्साइटेड दैट यू वर अबाउट टू कम लाहौर टू अटेंड दीज मैचेस, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली मुनीज़े, अगर हम बात करें तो मेरे समेत 22 करोड़ जिनकी पहुंच हो सकती है सब एक्साइटेड थे और उनकी कोशिश थी कि भाई मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं जाके मैच देखूं, स्टेडियम में जाके देखूं। लेकिन अफसोस कि जो हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट थी, जिसको पर हम तनकीद करें तो बड़ी कम है, क्योंकि हर एक की अपनी एक जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी उस तरह नहीं निभाई गई जो निभानी चाहिए थी। और आज हम देखते हैं कि जो रौनकें बहाल हुई थी वो फिर से मानंद हो गई हैं और हम देखते हैं कि कब तक दोबारा जो है ये मैचेस पाकिस्तान में दोबारा वापसी की होती है पीएसएल के हवाले से, तो देखना तो ये होगा। लेकिन यही है कि कोरोना की वबा से जब जान छूटेगी तो हालात दोबारा ठीक होंगे, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। राइट, क्या ख्याल है इरफान? जी बिल्कुल, इसमें मेरा ख्याल है अब तमाम स्टेक होल्डर को बड़ा सीरियस होना पड़ेगा और ख़ास तौर पे जो हायर मैनेजमेंट है, वसीम मानी या वसीम खान, वसान मानी और वसीम खान को इसको बड़ा ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और जो आपके लोग इसमें पहले इन्वॉल्व थे उनको सैक करना चाहिए, एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि ये लैप्सेस हुए, उसको एडमिट करना चाहिए। कोई हिडन चीज़ नहीं रही, हर चीज़ सामने आ चुकी है, बट अब उसको एक एग्जाम्पल बनाते हुए, प्रेसिडेंट बनाते हुए आपको उसको ओवरकम करना है। और मेरा ख्याल है मे का अगर डिसीजन है तो अच्छा है कि आप उसको जल्द से जल्द कंक्लूड करें और जल्दी से अच्छा मैसेज आए। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है जल्दी करवाने की कि ऑस्ट्रेलिया ने आना है बहुत सालों के बाद, इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट 12-14 साल के बाद आना, तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लान स्केड्यूल्ड हैं। अगर ये आप कर पाते हैं तो ये लोग आएंगे, अगर ये कर पाते हैं। बिल्कुल, ये जिस तरह आपने बात की, यहिया साहब आपने जिस तरह कहा कि हर सूरत करवाना पड़ेगा, ए कैटेगरी के प्लेयर्स नहीं आते तो बी के आ जाएंगे, बी के नहीं आते तो सी के लाने पड़ेंगे। लेकिन सर, ये जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, तो इनके लिए, इनको पाकिस्तान में लाना इस तमाम तर मामले के बाद, ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा पीसीबी के लिए, पाकिस्तान के लिए? नहीं, वजाहत बात दरअसल है कि आप उनको मेक श्योर करेंगे, आप उनका कॉन्फिडेंस कैसे अप करेंगे। आप सिक्योरिटी के मामले में तो आपको पता है कि हमारी फोर्सेस ने जिस तरह काम किया है, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी पुलिस ने, हमारी रेंजर्स ने, हमारी इंटेलिजेंस ने, उन्होंने लोगों का एतमाद बहाल कर दिया है। अब ये बायोसिक्योर बबल का मामला है, आप अगर ये पाकिस्तान सुपर लीग अच्छे तरीके से कंडक्ट कर लेते हैं, करा लेते हैं, जो इस वक्त गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हुआ है, तो आप उनको बता देंगे देखें जी ये हुआ है, ये हमारे बायोसिक्योर बबल था, हम आपको भी इसी तरह हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इरफान, आप भी आए, बहुत शुक्रिया आपका। अब इंशाल्लाह मंडे को हमारी मुलाकात होगी आपसे, अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।